नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक जोशी आप सभी का लेट्स वॉक टॉक में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लेट्स वॉक टॉक के हर एपिसोड में एक नया आम जनता के जानने योग्य और उनके इंटरेस्ट का मुद्दा लेके आते हैं। हम आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आए हैं जिसके बारे में आप हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे या न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे। मुद्दा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जब बात आती है तो ये मुद्दा है हमारे मिलिट्री इश्यूज का, जो बॉर्डर इश्यूज है चाइना के साथ। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असलियत में है क्या? इससे संबंधित इसकी ओरिजिन कैसी हुई, सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है। और इससे संबंधित लॉज क्या हैं वो हम समझेंगे आज के हमारे इस टॉक में। तो टॉक को हम स्टार्ट करें उससे पहले, जैसा कि हमेशा होता है, मैं टॉक में अपने पैनलिस्ट से आपको मिलवा देता हूँ। आज हमारे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर परीक्षित जरहरी सर। डॉक्टर परीक्षित जरहरी सर फैकल्टी ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सर वहाँ पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ाते हैं। सर ने अपनी पीएचडी जामिया से की है और सर अभी हमारे साथ इस टॉपिक पे हम लोगों को आके अच्छे से बताएंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जतिन कलोन जी। जतिन जी ने अपनी एलएलबी जो है फैकल्टी ऑफ लॉ से की है, एलएलएम भी जतिन जी ने फैकल्टी ऑफ लॉ से किया और जतिन जी अभी फैकल्टी ऑफ लॉ से अपनी पीएचडी कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड मिलिट्री लॉज इन इंडिया। वेलकम टू द शो जतिन जी, नमस्कार। थैंक यू दीपक जी। बस एक क्लैरिफिकेशन, मैंने अपना एलएलएम इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से किया। ओके, सॉरी, आईएलआई से, एलएलएम आईएलआई से। ओके, थैंक यू सर। आज के हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं पवन जी। पवन जी ने अपना एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर से किया और आजकल पवन जी दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। पवन जी ने 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटन एग्जाम भी पास किया था और पवन जी वकील के साथ साथ, वकालत करने के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। वेलकम टू द शो। तो क्योंकि हमारा टॉपिक आज बहुत थैंक यू पवन जी। क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है और इंटरनेशनल लॉ से संबंधित है, तो ज्यादा समय लगेगा। मैं ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, एक दो चीजें बताते हुए आपको। पहला मुद्दा हमारा, इसका जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऑरिजिन, लॉ एंड वॉर। तो जैसा मैं बता ही चुका हूँ आपको, जो अभी इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट बेसिकली ये है कि चाइना ने वायलेशन किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एट नाकुला एरिया इन नॉर्थ सिक्किम। एंड देन 3 पॉइंट है हमारे गालवान के। बाकी अच्छे से आपको परीक्षित सर हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे ज्योग्राफिकली। और उसके बाद एक हमारा पैंगोंग लेक है, उसके पास एक पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने वायलेशन किया है। तो अपने पहले सब टॉपिक को, जो कि हमारा पहला सब टॉपिक है, आप नीचे पढ़ सकते हैं, द रोड मैप लेड सिंस 1962 वॉर। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बनी थी 1962 की वॉर के बाद, ये टर्म का ओरिजिनेशन हुआ, ये लाइफ में आया। बाकी आपको परीक्षित सर बताएंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच दीपक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा ही टॉपिकल कंटेम्प्रेरी विषय है जिसके बारे में अगर बात की जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसमें जो है आपने बहुत ही अच्छा पैनल भी चुना है, क्योंकि मैंने आपके स्पीकर्स की बायो प्रोफाइल देखी। मिस्टर जतिन केलोन इज देयर एंड ही इज इन फैक्ट वर्किंग ऑन दिस एरिया। आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग हिम एंड वर्किंग विद हिम बिकॉज ही इज ऑल्सो टॉट इन लॉ सेंटर 1 एंड इन्होंने काफ़ी इस विषय में शोध भी किया हुआ है और ये इस विषय पे अपना अभी पीएचडी थीसिस भी लिख रहे हैं। और पवन जी से भी मैं पहले जानता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट भी हमारे यहाँ रह चुके हैं और इनके काम के विषय में भी मैं जानता हूँ। सो बड़ा ही अच्छा उस विषय में मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। एंड आप जो ये टॉपिकल टॉक्स करते रहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो अब आपके आज के विषय पे आने के लिए most welcome Deepak, and of course for the audience, I have known Deepak for a very long time. He has also been my student and काफ़ी सजग और जिसे कहते हैं एक्टिव नागरिक रहे हैं, समाज के बहुत ही अच्छे नागरिक हैं। सो हम शुरुआत करते हैं एलएसी से। और एलएसी जो है, देखिए, एक डिमार्केशन लाइन है। सबसे पहले मैं एक लोगों के बीच में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है, एलएसी, एलओसी और आईबी, इनको मैं थोड़ा सा जरा डिफाइन कर देता हूँ। आईबी इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसपे कोई जनरली डिस्प्यूट नहीं है, उस तरह की चीज रहती है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है।
ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो है 1948 में जब घुसपैठिए हमारे देश में घुस आए थे, इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन, जो हम यूएन की सीज फायर हुई थी, उसके बाद जो पोजीशन जिसकी जैसे थी वो पोजीशन आज की डेट में भी कंटिन्यू करती है। जो वही पोजीशन कंटिन्यू करती है, यूएन मीडिएटेड सीज फायर हुई और इसीलिए उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जो जिस सीमा पे उस दिन था, तो हम अपना क्लेम हमने गिव अप नहीं किया है, प्लीज अंडरस्टैंड। जो हमने क्लेम है संपूर्ण जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा क्लेम है, हमने गिव अप नहीं किया है। हम आज भी उस पर सॉवरेनिटी असर्ट करते हैं। हमारी जो जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट है उसमें, सॉरी जो असेंबली है आज की डेट में, उस जमाने की पार्लियामेंट बट आज की डेट में असेंबली, उसमें आज भी उन क्षेत्रों के लिए जो है सीटें हैं वो खाली रखी जाती हैं। वहां चुनाव हम नहीं करा सकते बट वो सीटें खाली रहती हैं, राइट। सो ये हमें थोड़ा सा समझना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक डिमार्केशन लाइन है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड, इंडियन कंट्रोल टेरिटरी और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी को जो है विभाजित करता है। और ये जो है कब बनी थी, ये 1962 की लड़ाई में बनी थी, राइट। एक जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, चीन के साथ 4000 किलोमीटर लंबा आईबी है, उसमें से ये एक छोटी सी चीज है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 की लड़ाई के बाद बनी है। बाकी जगह तो मैकमोहन लाइन बड़ी साफ बनी हुई है, राइट। मैकमोहन लाइन ये बना के गए हैं अंग्रेज। सो ये जो है अनडिस्प्यूटेड सेक्शन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैकमोहन लाइन आपको ईस्ट में मिल जाती है और बीच में अनडिस्प्यूटेड सेक्शन है जो उत्तराखंड का है और जो आपका बाकी सारे सेक्शंस हैं, राइट। वहां पे ये समस्या नहीं है। सो ये जो जनरली ये मुसीबत जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है, ये आपके वेस्टर्न सेक्टर में है, जो आपका लद्दाख का एरिया है, जो आपका हिमाचल का एरिया है, वहाँ थोड़ी सी समस्या है, राइट। हिमाचल का किन्नौर वगैरह में भी ये समस्या थोड़ी सी आ रही है और बाय एंड लार्ज आपकी आती है। तो ये जो आपका मैकमोहन लाइन है, ये एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, 4 स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल से होते हुए निकल रही है। और चाइनीज साइड पे ये तिब्बत के थ्रू निकल रही है। अब तिब्बत को वो कंट्रोल करके बैठे हैं, right? So depending on which side of the political divide you are, you will say Tibet is a part of China or you will say Tibet is an independent country. ये एक इनफॉर्मल सी लाइन थी और हम थोड़ा सा क्योंकि इस सेक्शन में ये समझना चाहते हैं, ये सबसे पहले ये किसने ये बात की, एक चाइनीज स्कॉलर थे जो बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। उनका नाम है जू इनलाई, ZHOUINLAI, जू इनलाई। ये इन्होंने जो है, जो हमारे तब के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनको 1959 में एक पत्र लिखा और उसमें इन्होंने पहली बार ये बात कही, राइट। और वो फिर उसके बाद काफी कोशिश हुई कि इसको ठीक किया जाए, पर ये इस तरह से चला नहीं। अच्छा, अब ये जो है, इसके पहले ये कौन सी लाइन मानते थे, ये एक जॉनसन लाइन थी 1865 की, उसको माना जाता था। फिर ये जो नई सरकार आई, इन्होंने जो है एक नई चीज शुरू कर दी, मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन 1899, और ये सब हुआ। फिर ये जो है, ये जू का जो लेटर था जिसके मैं जिक्र कर रहा था, इसमें उन्होंने कहा कि साहब मैकमोहन लाइन जो ईस्ट में है और जो लाइन आपकी वेस्ट में जा रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और नेहरू जी ने ये इसको मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं नहीं, हम तो मैकमोहन लाइन से ही चलेंगे, राइट। एंड देन जो आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम समथिंग व्हिच आई हैव रेड, नेहरू जी के ही लेटर में से, देयर इज नो सेंस और मीनिंग इन व्हाट द चाइनीज आर ऑफरिंग टू डू। They are offering to withdraw 20 kilometers away from what they call the line of actual control. What is this line of actual control? Is what Nehru says. Is this the line they have created by aggression? Aggression when? In September 1959, जहां ये पहली बार मुसीबत हुई, जब ये हमारी टेरिटरी में 40, 50, 60, 70 किलोमीटर अंदर घुसाए, by militant military aggression. एंड देन दे आर ऑफरिंग टू गो बैक 20। ये तो वही आलू प्याज खरीदने वाली बात हो गई, पहले आप 40 रुपए ज्यादा रेट कर दीजिए, फिर आप 20 रुपए कम कर दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि हम आज ऑफर कर रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर वापस चले जाएंगे। तो ये क्या है, आप पहले तो 60 किलोमीटर अंदर घुसाए और अब आप कह रहे हैं 20 किलोमीटर हम विड्रॉ कर लेंगे। दिस इज अ डिसेप्शन विच इज गोइंग टू फूल नोबडी। अब जू साहब कहते हैं कि देखिए ये मैकमोहन लाइन कुछ नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं मैकमोहन लाइन केवल मिडिल सेक्टर में है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में नहीं चलेगी। तो इस तरह से ये शुरू हुआ। और ये एक लद्दाख का एरिया है, दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे ये हमेशा से समस्या रही है। पैंगोंग सो वाला एरिया है, उसमें ये हमेशा से समस्या रही है। पैंगोंग सो एक बहुत ही, उसका नाम है पैंगोंग लेक। सो का मतलब उनकी जो टिबेटन भाषा होती है उसमें होता है लेक।
लेक जो फ्रेश वाटर लेक निकल के आता है, उसका नाम ये है। और वो प्रचलित इसलिए हो गया क्योंकि ये 3 इडियट्स मूवी बनी थी, उसकी शूटिंग वहां की गई। सो अब ये जो इसमें 2013 में अग्रेशन हुआ, इसमें 2015-16 में अग्रेशन हुआ, और आज की डेट में अग्रेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कोई आईबी नहीं है, कोई पिलर नहीं लगे हुए, कोई तारबंदी नहीं की गई है, सो कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप जियो सैटेलाइट इमेजेस से ही इसको कैलकुलेट करते हैं। और आज की डेट में भी जो स्कॉलर्स इसको स्टडी कर रहे हैं, जो आज की तस्वीर और कल की तस्वीर, कल मतलब 4 महीने पहले, 2 महीने पहले की तस्वीर है, उसमें देख रहे हैं कि ये करीब 60 किलोमीटर अंदर हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, राइट। तो ये जो स्कर्मिशेस आज की डेट में हो रही हैं, और ऑफिशियल पोजीशन भारत की यही है कि आप जो है ये हमारी सॉवरेन टेरिटरी है। अच्छा, अब ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है? ये समस्या उत्पन्न इसलिए हो रही है क्योंकि हमने चाइना को एक सड़क बनाने की इजाजत दे दी। हमारी सॉवरेन टेरिटरी जिसको हम क्लेम कर रहे हैं, भाई एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो टेरिटरी पाकिस्तान ने हमसे ले ली 1948 में, उसमें से कुछ टेरिटरी इन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दी। Now this probably is one of the few cases in the world wherein you are gifting territory to another person. ऐसा नहीं है, पहले नहीं हुआ। Bombay was also gifted as dowry, right? The city of present day Mumbai is also been gifted as dowry. ऐसा हुआ है पहले, दूसरों को आपने जमीन गिफ्ट कर दी। बट हमारी टेरिटरी जिसको आप सॉवरेन टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं, ये जो है इन्होंने गिफ्ट कर दी चाइना को। सो अब वो जो थोड़ा सा पोर्शन है ये चाइना के पास है। सॉवरेनिटी आज की डेट में हमारे पास है, बट एक्चुअल ऑन द ग्राउंड पोजीशन, डिफैक्टो पोजीशन चाइनीज ट्रूप्स की है। तो हमने इनको ये जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अलाउ कर दिया कि वो सड़क बना लें OBOR प्रोजेक्ट के थ्रू, जो है दैट कॉरिडोर विच दे आर बिल्डिंग। अब हम उसमें अपनी सड़कें बना रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, उसमें इनको दिक्कत आ रही है, इसलिए ये थोड़ी सी समस्या। माइंड यू, इन एरियाज में कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई ज्यादा खेती बाड़ी नहीं होती। तो चाइना वालों का कहना है इसमें इंटरनेशनल लॉ का एप्लीकेशन कहाँ से आ गया, इसमें बाउंड्री लॉ का एप्लीकेशन कहाँ से आ गया, कोई सिटीजनरी तो इन्वॉल्व हो नहीं रही। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं अपने इनिशियल उसमें कहना चाहूंगा। देन वी कैन जस्ट गो अराउंड टू द अदर पैनलिस्ट, और कुछ उसमें जोड़ना होगा उसके बाद बात कर सकते हैं, या फिर अगले सेक्शंस में बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर का इनपुट ले लिया हमने। सर ने हमें काफ़ी अच्छे से LOC और LAC एंड IP के विषय में बता दिया। जतिन जी के पास चलते हैं जो कि हमारे अगले स्पीकर हैं। जतिन जी, ओवर टू यू। इसमें आप जो कुछ ऐड करना चाहेंगे और 1962 के बाद क्या डेवलपमेंट हुई उसके विषय में बताना चाहेंगे, ओवर टू यू सर। थैंक यू दीपक जी। पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, पैनलिस्ट का और ऑर्गेनाइजर्स का, कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए, अपने ओपिनियंस रखने के लिए। तो जैसे कि हमने अभी सुना, डॉक्टर परीक्षित जी ने बहुत ही अच्छे से एक बैकग्राउंड दिया है इस पूरे एक डिस्प्यूट का, और इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन्स करना चाहूँगा। थोड़ी सी मैं इसमें जो भी इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं पोस्ट 1962, जो कि हम इंडो साइनो वॉर भी कहते हैं, इसके आगे जो भी एक डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका एक थोड़ा सा एक हम सार एक जल्दी से हम देख लेते हैं। तो हम एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है कि 1962 वॉर के बाद कुछ एक रिलेशनशिप्स में इंडिया और चाइना की बहुत ही खटास आ गई थी, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि हम देखते हैं कि 15 सालों तक इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं हुए हैं। इट वाज ओनली इन इंदिरा गांधी टाइम, जहाँ पे हम 1976 में हमने देखा कि पहली बार जो है डिप्लोमेट्स एक्सचेंज हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। और 1979 में हम पहली बार देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, वो चाइना में गए और हमारा पहला एक हाई लेवल पे बातचीत वार्तालाप हुआ चाइना के साथ। और हमने देखा कि पहली बार, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा, कि एक 3 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था हमारा चाइना के साथ, जो कि आने वाले जो सब्सिक्वेंट आने वाले जो भी अग्रीमेंट्स थी उनमें बहुत ही रिफ्लेक्ट किया गया। तो 3 पॉइंट एग्रीमेंट्स में एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात की गई थी वो ये थी कि जब तक एक सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है बॉर्डर डिस्प्यूट का, तब तक हमारे रिलेशनशिप्स में कोई भी बाधा नहीं आएगी दोनों पार्टीज के बीच में। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि चाइना का और इंडिया का स्टैंड इंडो चाइना बॉर्डर पर थोड़ा सा डिफरेंट रहा है इनिशियली। और वो डिफरेंट ऐसे रहा है कि इनिशियली हम देखेंगे कि चाइना चाहता था कि एक उसको पैकेज डील हमें वो ऑफर करना चाह रहा था। पैकेज डील में बेसिकली वो चाहता था कि जो
उससे पहले कि मैं एक बहुत बहुत संक्षेप में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो कि सर ने भी बताया, जो लद्दाख और पैंगोंग लेक वाला जो एरिया है वो वहां पर होता है। मिडिल सेक्टर जो कि कम डिस्प्यूटेड रहा है हमेशा से, सिक्किम वाला, भूटान वाला जो एरिया है, और एक ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला रहा है। तो चाइना का हमेशा से एक पैकेज डील का ऑफर रहा है शुरू से, जो कि उन्होंने एम्फसाइज किया है। पैकेज डील में वो हमेशा ये चाहते थे कि जो तीनों सेक्टर्स हैं उनका तीनों का जो नेगोशिएशन है वो एक ही बारी में कर दिया जाए। और इंडिया साइड का हमेशा से ये एक स्टैंड रहा है कि सेक्टर बाय सेक्टर एकदम से हम सब कुछ नहीं करेंगे, हम सेक्टर बाय सेक्टर वी विल फर्स्ट हम पहले मिडिल सेक्टर की बात करेंगे, फिर हम शायद से वेस्टर्न सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, फिर हम ईस्टर्न सेक्टर की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे काफी दोनों अलग अलग अप्रोचेस रही हैं, जो कि आप देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे तो 1981 से 88 तक जो कि 8 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये काफी रिफ्लेक्ट रहा है, ये दोनों जो हमने अप्रोचेस की बात करी है, जो कि पैकेज डील और सेक्टर बाय सेक्टर डील की, वो काफी रिफ्लेक्ट हुआ है इन राउंड टेबल टॉक्स में। और हम देखेंगे कि इन राउंड टेबल टॉक्स में कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आए, क्योंकि काफी अलग अलग आइडियोलॉजीज रही हैं। चाइना ने पहले ये बोला कि उसको वेस्टर्न सेक्टर के बारे में ज्यादा बात करनी है, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें पता चला कि वो ईस्टर्न सेक्टर की तरफ में ज्यादा बात करना चाहा, क्योंकि 1978 में हमने अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया था। तो हम ये देखेंगे कि कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाए कॉन्फ्रेंसेस का। तो एक नई पहल जुड़ी थी जब राजीव गांधी जी आए थे बाहर। तो उनके आने के बाद 1988 में उन्होंने एक दौरा किया था चाइना का, जिसके बाद काफी हालात में सुधार आए, और हमने पहली बार देखा कि 93 में एक अग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें हमने देखा कि जो नेहरू जी के पंचशील प्रिंसिपल्स थे, जिनमें हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जिनमें हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की, रिस्पेक्ट की, और म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल एग्जिस्टेंस की, काफी सारे ये सारे रिफ्लेक्ट किया गया 93 में। और 93 को और कॉन्क्रिटाइज कर दिया और बहुत ही मजबूत बना दिया 96 की जो अग्रीमेंट थी। इन अग्रीमेंट के बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में और मेरी तरफ से थोड़ा सा मैं और ज्यादा बात करना चाहूंगा, लेकिन अभी मतलब मैं आपको बस थोड़ा सा रोड मैप बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 96 में काफी कॉन्क्रिटाइज कर दिया गया, काफी मजबूत कर दिया गया। फिर हमने देखा कि 2003 में एक और CBM, जिसे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म कहते हैं, एक और साइन किया गया। 2005 में भी बहुत ही डिटेल में हमने बहुत सारी बातें की गई, हमने टेररिज्म की बात करी, हमने इन सब हमने एनवायरनमेंट की बात करी, हमने काफी डिटेल में बात करनी शुरू हो गई। और हमने अल्टीमेटली 2013 में एक और अग्रीमेंट साइन करा चाइना के साथ। तो ये काफी सारे अग्रीमेंट्स हमने देखे कि हमने साइन करे हैं चाइना के साथ। बट अगर हम देखा जाए कि 2003 से और अब तक 2020 तक हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया की, द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की, जो कि बहुत ही मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, इन सबका हम तीनों क्लब करके देखें तो 2003 से 2020 तक मोर देन 50 स्टैंड ऑफ्स हुए हैं दोनों आर्मीज के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही सिस्टमैटिकली कॉन्वर्जेशन चल रहा है हमारा चाइना के साथ, लेकिन स्टैंड ऑफ हो जा रहे हैं। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है, लेकिन वो ऑन द ग्राउंड रियलिटी पे हमें कहीं नहीं दिख रहा। तो मेरा कंक्लूजन ये रहेगा हमारे पहले सब पार्ट के लिए कि बहुत सारे गुड फेथ में मैं ये बोलना चाहूंगा, गुड फेथ में बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान आइडियाज़ का किया गया है, बहुत सारे अग्रीमेंट्स करी गई हैं, लेकिन बहुत सारे स्टैंड ऑफ्स हुए हैं। और वो स्टैंड ऑफ्स इतने ज़्यादा, मतलब कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम आजकल, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत हो गई है कि मतलब फिस्ट फाइटिंग तक की बात कुछ मीडियाज में आ रही है। तो मतलब कि मेरा बस ये कंक्लूजन रहेगा शुरू में कि ग्राउंड रियलिटी पे जो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, वो थोड़ा सा धुंधलापन हो जाता है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी में, उसकी इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो मेरी तरफ से पहले सब पार्ट में इतना ही रहेगा। तो ओवर टू यू दीपक जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जतिन जी। मैं अपने थर्ड स्पीकर के पास चलूँ, साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे व्यूवर्स को, जो लोग हमारा टेलीकास्ट देख रहे हैं लाइव फेसबुक में, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस। वो कमेंट में जो भी लिख रहे हैं वो एज अ क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, हम पैनलिस्ट से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, हमारे पैनलिस्ट उनका जवाब देंगे। अब चलते हैं पवन जी के पास अपना पहला सब टॉपिक लेके, जो है रोड मैप लेड
सिंस 1962। पवन जी, परीक्षित सर ने बहुत अच्छे से 1962 वॉर में कैसे आपका LAC बना, उसके बाद हमें जतिन जी ने बहुत अच्छे से बताया उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई। और जतिन जी ने एंड में एक बात कही, गुड विल गुड फेथ। पवन जी, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है, एक बार आप बोलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। हाँ, या नाउ यू आर ऑडिबल। सो पवन जी, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने गुड फेथ की बात। हाँ जी पवन जी, हम आपको सुन सकते हैं। तो जैसा कि जतिन जी ने गुड फेथ की बात की, एक पंचशील ट्रीटी की। हाँ, मैं एक लाइन बोल दूं बस आपको, मैं टॉपिक दे रहा हूं। पंचशील ट्रीटी थी हमारी 1954 में हुई थी, वो भी गुड फेथ के साथ हुई थी। पंचशील ट्रीटी के बाद ही बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हुई, रोड बनी चाइना में। उस विषय में आप उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए कि कैसे डेवलपमेंट हुई पंचशील ट्रीटी के बाद, पंचशील के बाद। ओवर टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू लेक्सवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि बातों को रख सकें, तो मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ। मैं कुछ 2-3 चीजें हैं जो ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको LAC को समझना है ना, आपको हिस्टोरिकली 2-3 चीजों को बहुत समझना बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल में ये एक मिलिट्री लाइन है। दोनों देशों ने इसको एग्री नहीं करा है। इंडिया अपनी अलग LAC बताता है और चाइना अपनी अलग LAC बताता है। जैसे कि सिरोही सर ने बताया कि इट वाज इन 1959 मोस्ट प्रोबेबली कि जब एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ था, फर्स्ट टाइम वहां पे ये वर्ड आया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इससे पहले ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। अब चाइना के बारे में जब भी हम एक डील करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा रिमेंबर रखनी है कि चाइना के जो माओ थे, उन्होंने एक कोट करा था वर्ड कि अगर आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो और आपको रोड में सिग्नल दिखाई देता है, रेड सिग्नल, और अगर आपको ग्रीन सिग्नल राइट मुड़ने के लिए कहा जाता है तो आप राइट ना मुड़े, आप लेफ्ट मुड़े। यानी कि हमेशा अपने ओपोनेंट को इल्यूजन में रखा जाना चाहिए। इनकी हमेशा से ही पॉलिसी रही है चाइना की। तो चाइना उसी पॉलिसी पे वर्क कर रहा है। अब इसका हम थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें तिब्बत का भी रोल है। देखिए, क्योंकि अगर हमें 1962 पे बढ़ना है तो पहले तिब्बत का जो रोल है, मैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन, एक बफर स्टेट के तौर पे था। चाइना ये क्लेम करता है कि इट वाज रूल्ड बाय चाइनीज एम्परर, बट 1865 के टाइम पे जो तिब्बतन रीजन पे चाइना का क्लेम है, और एट दैट टाइम इंडिया वाज अ ब्रिटिश इंडिया, तो उस टाइम पे जो विलियम जॉनसन थे, जो कि सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने कि पहला ब्रिटिश इंडिया का मैप जो जारी करा था, उसमें अक्साई चीन जो कि अपना लद्दाख का पार्ट है, यानी कि हमारा इंडिया का पार्ट है, उन्होंने जब वो मैप बनाया तो उस मैप में अक्साई चीन को इंडिया के मैप में इन्होंने इंक्लूड कर। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं कि अक्साई चीन, काफी लोग को ये कंफ्यूजन है कि चीन वर्ड ऐड है अक्साई चीन में तो इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना। नो, एक्चुअल में चाइना स्कॉलर्स ये कहते हैं कि चीन वर्ड ऐड है तो इसलिए वो चाइना होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। चीन का मतलब होता है पास, दर्रा, रास्ता। तो पुराने टाइम पे वो जो रास्ता था वो कनेक्ट करता था हमारे जो सेंट्रल वेस्ट एशिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान, तो वो एक ऑल्टरनेट रूट के तौर पे यूज होता था। और किसी टाइम पे चाइनीज एम्परर, जबकि अलग अलग वहां पे तांग डायनेस्टी हुआ करती है, रूल करा करते थे, तो 1865 में अक्साई चीन, यानी कि जो तिब्बतन वाला पार्ट है, जिसको आजकल चाइना जिंगयांग प्रोविंस भी कहता है, उस समय चाइनीज का उस पर कोई रूल नहीं था। तो ये कहानी है चाइना जो कहता है कि इट वाज रूल्ड बाय चाइनीज। नो, वहां पे चाइनीज का उस समय कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। और इसी वजह से जो हमारे विलियम जॉनसन थे, जिन्होंने फर्स्ट मैप ड्रॉ करा था, उसको अक्साई चीन में इंडिया के पार्ट में लाया गया था, क्योंकि वहां पे किसी का कंट्रोल नहीं था उस टाइम। अब सिचुएशन क्या हुआ कि तिब्बतन, जैसे कि चाइना का हमेशा एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी रहती है, साम्राज्यवाद की नीति है चाइना की, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चाइना हमेशा ये चाहता है, इसमें मैं थोड़ा मैकमोहन लाइन को भी थोड़ा टच करना चाहूंगा, क्योंकि तिब्बत को अगर हम कहें तो साउथ तिब्बत, जिसको चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश, तवांग रीजन जो है कि वो चाइना का पार्ट, ये भी एक हिस्टोरिकली फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंटीग्रल पार्ट है स्टेट इंडिया का। तो चाइना का जो क्लेम है गलत है, बट चाइना क्यों क्लेम कर रहा है, मैं आपकी इसके पीछे थोड़ा एक रीजन बताना चाहता हूँ। देखिए, तिब्बत जो था वो एक बफर स्टेट था इंडिया और चाइना के। अब चाइना ने क्या करा, तिब्बत को ये कह के कि वहां पे चाइनीज रूल करा करते थे, तो ये पार्ट है किसका, ये चाइना का पार्ट। और उसने तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन विच इज अ पार्ट ऑफ चाइना ये कहकर कहां तक क्लेम कर दिया, नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश तक क्लेम कर दिया, जिसको हम साउथ
चाइना भी कहा जाता है, यानी कि साउथ चाइना उसको क्लेम करता है कि साउथ तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट इट इज अ रॉन्ग फैक्ट। तो मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करते हैं, मैकमोहन लाइन जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट जो अरुणाचल प्रदेश से वहां तक है। बट अगर हम एलएसी की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, तो जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, यानी कि जो हमारा मिडिल सेक्टर है, वहां पे डिस्प्यूटेड नहीं है। डिस्प्यूटेड कहां पर है? हमारा वेस्टर्न, जहाँ पे लद्दाख का बात होता है, क्योंकि वो डायसेक्टेड रीजन है, बहुत डायसेक्टेड रीजन है, और सैटेलाइट के जरिए मैपिंग होती है कि कहाँ पे क्या रीजन है, कहाँ पे क्या रीजन नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक्चुअल में चाइना का क्या है, चाइना ये इकोनॉमिक पॉइंट से भी देखना चाहता है और चाइना इसको एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी देखना चाहता है। अब जो पैगोंग लेक का भी जो फेस ऑफ हो रहा है, एलएसी लैंड के साथ साथ वाटर से भी पास होके जा रही है, जो पैगोंग लेक पड़ता है, जिसमें कि 75% टेरिटरी को गलत तरीके से क्लेम करा हुआ है चाइना ने, और 1/3 पे हमारी पेट्रोलिंग होती है इंडिया की तरफ। तो वहाँ पे एक चुलसुल एक वैली पड़ती है, जहाँ पे 1962 में इन्वेजन स्टार्ट करा था चाइनीज। अब 1962 में जब चाइनीज ने इन्वेजन करा था, तो चाइनीज ये चाहता है कि वो जो 70% पैगोंग लेक है, वो उसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांस देता है इंडिया के ऊपर। तो ये जो चाइना का एक मैं कहूँगा इल्यूजन है, ये डोमिनेंस जो है, ये अगर हम इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट से भी देखें, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीटली ये रॉन्ग क्लेम है। चाइना वो मैप वर्ल्ड को दिखाता है जो उसके फेवर में है, चाइना वो मैप कभी नहीं दिखाता जो उसके अगेंस्ट। और हमारा स्टैंड क्या है कि हम हमारा जो ऑफिशियली एलएसी हम उसको मानते हैं, हम चाइना वाली एलएसी को नहीं मानते। और एक्चुअल में एलएसी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ये अपना अपना एक मिलिट्री लाइन जो कि डीमार्केटेड। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 1962, अब 1962 का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि ये अचानक से परिवर्तन आया कैसे। देखिए 1954 में जो पंचशील ट्रीटी हुई थी, मैं कहता हूँ वो इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर। डिप्लोमेटिक ब्लंडर इस वजह से है क्योंकि पंचशील में इंडिया ने उस ट्रीटी को साइन करने का मतलब ये हुआ कि इंडिया ने अपने खुद के हाथ कटवा लिए। उसमें एक कंडीशन ये थी कि कोई भी किसी के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आप देखोगे 1954 में कितनी चालाकी से इंडिया ने और चाइना ने पंचशील ट्रीटी इंडिया से साइन करवाई, और ठीक 1959 में उसने तिब्बत से इन्वेजन कर दिया। अब जो एक बफर स्टेट था जहां पे हम कहना भी चाहते थे, हम उस वॉइस में नहीं कह पाए। तो चाइनीज को हमें समझने के लिए, हमें चाइनीज की पॉलिसी को समझने के लिए, मैंने आपको कहा कि माओ अगर कह रहा है राइट, तो राइट का मतलब उसका लेफ्ट। तो इंडिया को इस टाइम अगर हम 1962 से आगे की भी बात करें, 1993 से लेके टिल 2013 तक 5 एलएसी को मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी तक 5 बार पहल करी गई है। और ये 5 बार अगर हम कहें तो इसका फ्रूटफुल ऑन रियलिटी ग्राउंड, जैसा कि जतिन ने कहा, रियलिटी अगर हम ग्राउंड पे देखें, इसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच पवन जी। अब जैसा कि हमारे तीनों स्पीकर्स पहले या सब टॉपिक पे अपने अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, मैं तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो टू सम अप द फर्स्ट पार्ट, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को 2 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हमारी 2 लाइनों की बात की है यहाँ पे। जॉनसन लाइन, जैसा कि पवन जी ने भी बताया, सर ने भी बताया, 1865 में बनी थी। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत का नक्शा दोबारा से रिवाइज होना चाहिए, बनना चाहिए। तो उन्होंने ये नक्शा बनाते वक्त जॉनसन लाइन, जो कि 1865 में बनी थी, जिसमें अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट माना गया था, इस नक्शे को माना, जिसपे चाइना को डिस्प्यूट था। उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी हमारी हेनरी मैकमोहन जी के उनके अंडर में, शिमला कन्वेंशन हुई थी। शिमला कन्वेंशन में क्या किया था, साइन हुआ था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था और तिब्बत के बीच में, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। चाइना ने इसको भी मानने से मना कर दिया, जैसे कि पवन जी ने बताया, ये कहते हुए कि तिब्बत तो उस वक्त तिब्बत हमारा हिस्सा है, तो हमने तो अपना कंसेंट दिया नहीं, तो ये इलीगल है ये ट्रीटी। तो एक ये डिस्प्यूट एलएसी में बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, दूसरे सब पार्ट पे। और दूसरा सब पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जतिन जी से। दूसरे सब पार्ट का नाम है एलएसी अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ। जैसा कि हम अपनी ऑडियंस को हमेशा बताते हैं, हमारा पर्पस भी है बेसिक लॉ की जानकारी देना आम जनता तक। तो हर एक रिलेशनशिप इज गवर्न बाय लॉ। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी अगर 2 स्टेट्स के बीच में है, तो वो भी कोई ना कोई लॉ से गवर्न होगा। इस पार्ट में हम वही समझने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से लॉ हैं, और वॉर की स्थिति में, वॉर अगर होती है तो वॉर लॉज भी क्या क्या हैं। ओवर टू यू जतिन जी। थैंक यू दीपक जी। तो हमारा सेकंड सब पार्ट बात करता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ लॉज के अंदर देखें। तो मेरा
जो व्यू है वो हेविली इंक्लाइन टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ है। तो हम ये देखेंगे कि इंडिया और चाइना दोनों यूएन के पास हैं, तो दोनों की जुरिस्डिक्शन फॉल करती है यूएन के अंदर। तो अगर हम सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 38 या आर्टिकल 38 की बात करें, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में जो कि प्रोमिनेंस देता है कि जब भी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, जब भी कोई डिमार्केशन से रिलेटेड या डिलिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसमें जो सबसे पहली प्रोमिनेंस दी जाती है वो ट्रीटी को दी जाती है। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सब पार्ट में देखा कि जैसे कि परीक्षित सर ने भी बताया और पवन जी ने भी बताया कि बहुत सारे हमने कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन, ट्रीटी साइन करे चाइना के साथ। तो सबसे पहले जो सबसे पुराना जो जॉनसन लाइन है, जो कि हमने वेस्टर्न सेक्टर की बात करी, वहां पर आया। फिर जो हमने मैकमोहन लाइन है, जो कि हमने शिमला कॉन्फ्रेंस में करी। और जो हम बात करेंगे कि 1890 में भी मैंने एक देखा कि चाइना और इंडिया के बीच में, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक कन्वेंशन हुआ था रिगार्डिंग द डिमार्केशन। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि ट्रीटीज को हमें सबसे पहले रिविजिट करना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ लॉज में देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 38, तो ट्रीटीज को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है। तो ट्रीटीज के बाद प्रोमिनेंस मतलब ट्रीटीज के बाद जो सेकंड बेस्ट प्रोमिनेंस होती है वो एक लैटिन मैक्सिम है जिसको हम बोलते हैं ऊटी पोसीडेटिस। उसी पोसीडेटिस बेसिकली क्या होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि जब अफ्रीकन कंट्रीज में डीकोलोनाइजेशन हुआ था, बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस को इंडिपेंडेंस मिला था, तो ये मैक्सिम में वहां पर एक कन्वेंशन जारी किया गया था जिसमें सारी अफ्रीकन कंट्रीज जिनको नया नया इंडिपेंडेंस मिला है, नई नई स्वतंत्रता मिली है, उनमें उन लोगों ने कहा कि जो इंडिपेंडेंस दी गई है हमें और हमारे कॉलोनाइजर्स ने जो रेखाएं खींची हैं हमारे देश के आसपास, उतना हमें जितना दिया गया है हम उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम उसी को ही आगे लेकर जाएंगे। तो बेसिकली ये लैटिन मैक्सिम ये कहता है कि जो आपके पास था, जो आपको मिला है, वही आपको मान लिया जाएगा कि वो आपके पास ऑलरेडी अब है और वही आगे ही रहेगा। तो एक ये जो प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो कि बोला जाता है जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की हम बात करते हैं, तो वो होता है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल में बेसिकली जो है इंटरनेशनल लॉ ये देखता है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे कितना ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल है किस पार्टी का, और उस पार्टी के उस इफेक्टिव कंट्रोल के बिना पर उस कितना ज्यादा हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर जो कितना कंट्रोल कर रहा है, वहां की जनता को कौन ज्यादा राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली हम उस इफेक्टिव कंट्रोल को देखेंगे। तो ये जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमने ट्रीटी की बात करी और हमने ऊटी पोसेडेटिस की बात करी और इफेक्टिव कंट्रोल की बात करी, ये बेसिकली एक ट्राइपार्टाइट हायरार्की होती है इंटरनेशनल लॉ की। ये 3 फैक्टर्स सबसे पहले देखेगा इंटरनेशनल लॉ, जो कि जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करें, तो ये जो 3 ट्राइपार्टाइट हायरार्की वाले प्रिंसिपल्स हैं, इनको सबसे पहले देखेगा। अगर इन प्रिंसिपल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल्स में, जो कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि बाकी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं ज्योग्राफी के बिना पे। अगर आप देखें कि कोई रिवर है, वो प्रोमिनेंटली बहुत अलग कर रही है दो टेरिटोरियल लैंडस्केप्स को। इकोनॉमिकली हम देखें कि भाई इकोनॉमी जो है वहां पर कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट है दोनों कंट्रीज की, ये प्रिंसिपल्स देखा जाता है। हिस्ट्री हम देखते हैं कि भाई हिस्ट्री वाला फैक्टर भी देखेंगे कि हिस्टोरिकली कितना मजबूत रहा है जो दोनों देशों के बीच में से कौन सा ज्यादा देश मजबूत रहा है, वहाँ का कल्चर। तो ये सारे जो है ये कुछ हम कह सकते हैं कि बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं इन जो ट्राइपार्टाइट हायरार्कीज के बाद, जिनको हम देखेंगे। यहाँ पे अब बात आ जाती है कि हमें ये देखना पड़ेगा, जो हमने ये 3 प्रिंसिपल्स की बात करी है, हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इन 3 प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ना पड़ेगा अगर हमें थोड़ा सा इसके बारे में गहराई से जानना है। तो जो हम ट्रीटीज का हम सबसे पहले जो बात करें, सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंस दी जाती है इंटरनेशनल लॉ में, जो आर्टिकल 38 में भी लिखा गया है चार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रीटीज
जो हम इंडिया और चाइना के बीच में रही हैं, उनको अगर हम ये हम माने और ये हम सोचें और ये अगर हम इमेजिन करें कि ये अगर एडजुडिकेट करने पे आए, तो क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे? तो जैसे कि हमने बात करी जॉनसन लाइन को, हम मैकमोहन लाइन को, या फिर जो 1890 का जो मैंने कन्वेंशन बताया है, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि अपना विगर जो है, जो अपनी मजबूती जो है, वो थोड़ा सा खो देता है, क्योंकि ट्रीटीज जो है, हम आज के टाइम में देखें कि जो हम इन सारी ट्रीटीज की बात करें, ये बहुत पुरानी ट्रीटी, ये जो है हमारे ब्रिटिश जो कॉलोनियलिस्ट रहे हैं, उन्होंने हमारे ऊपर जो रूल करा है उनके ऊपर है, या फिर चाइना ये बोलता है, अगर हम जॉनसन लाइन की बात करें कि भाई हाँ हम पार्टी थे जॉनसन लाइन जो कन्वेंशन था, बट जो अब आज की बात करें तो तिब्बत जो है वो हमने उसको रख लिया है, तो हम उस जॉनसन लाइन को नहीं मान सकते। हम मैकमोहन लाइन की जब अगर हम बात करें तो मैकमोहन लाइन को भी जो आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जॉनसन और मैकमोहन के बीच में। मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें वो ये बोलेगा कि तिब्बत जो है वो अब हमारा हो गया, तो हम उसको नहीं मानेंगे। जॉनसन लाइन बहुत पुरानी हो गई है, वहां पर जो है हम पूरे स्टेक होल्डर नहीं थे। तो यहाँ पर पहला जो बहुत ही प्रोमिनेंट प्रिंसिपल रहा इंटरनेशनल लॉ का, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से फीका पड़ जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें ऊटी पोसेडैटिस की, जिसकी हम बात करें कि कॉलोनियल, जब हम इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, तो उसके बाद जो सिचुएशन रहा है, जो इंडिया ने बोला है कि उसके बाद का सिचुएशन हम उसको मानते हैं, उसमें भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है इस प्रिंसिपल को, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो ये इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो बॉर्डर है, जो टेरिटोरियल जो लाइन हम डिमार्केट करते हैं, वो हमेशा एक थर्ड पार्टी ने ड्रॉ करा है। वो ये जो दो मेन पार्टीज हैं, वो मेन स्टेक होल्डर्स नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल का भी थोड़ा सा जो विगर है वो अलग से एक और फीका पड़ जाता है। और लास्ट में हम बात करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल की। तो इफेक्टिव कंट्रोल जो कि तीसरा और बहुत ही मेन प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, उसमें भी अगर हम देखें कि इफेक्टिवली कंट्रोल वहां की पॉपुलेशन को अगर हम बात करें, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है, उसको इफेक्टिवली कौन कंट्रोल करता है? अब हम इस प्रिंसिपल को एलओएससी के साथ अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि जो इफेक्टिवली कंट्रोल है, वो इफेक्टिव कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ जो ईस्टर्न सेक्टर है, जहां पे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहां पे हम रीड कर सकते हैं। क्योंकि जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो कि अभी बहुत ही डिस्प्यूटेड है, जो लद्दाख वाला रीजन है, वहां पे पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, बहुत ही कम ट्राइब्स रहती हैं, और जो मेनली वो स्ट्रेटेजिक है, वहां पे ट्रूप ज्यादा मिलेंगे आपको, लोग कम मिलेंगे। तो जो इफेक्टिव कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो सीधा सीधा जो जो गेंद है वो हमारे पाले में रहेगी, क्योंकि इफेक्टिवली कंट्रोल ईस्टर्न सेक्टर में हमारा रहता है, और वहां पे हम देखा जाए तो वहां पे कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं रहा है। वहां की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने अगर ऐसा कुछ बोला हो कि नहीं हमें कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, या फिर हमें कुछ अपना ऐसा देश चाहिए, तो ऐसा कुछ हम देखेंगे कि वहां पे ऐसा नहीं है। तो इफेक्टिव कंट्रोल भी मेरे हिसाब से तीसरा जो प्रिंसिपल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मुद्दा है, उसको ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इंटरनेशनल लॉ के जो मेन यहाँ पर हम 3 प्रिंसिपल्स देखे हैं, जो मेन ट्राइपार्टाइट हायरार्की जो मैंने बोला है, उसको हमारे जो इस मुद्दे के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, उसको थोड़ा सा डील करने में अगर हम देखें, तो वो थोड़ा सा कम विगर के साथ डील कर पाएगा। जी जी, मेरा ये कहना है इस पर। ओवर टू यू दीप। थैंक यू वेरी मच जतिन जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम इसी टॉपिक को लेके डॉक्टर परीक्षित सर के पास चलते हैं। सर, एक हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन भी पूछा है हमसे, शायद आपके पार्ट में माइक म्यूट है सर। Okay, I am unmuted. Deepak, I am unmuted. Can you hear me? Deepak? There is a problem with Deepak's audio. Jatin, are you able to hear me? Just nod if you're able to hear me. Yes sir. Okay, fantastic.
आई थिंक दीपक के एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, सो I will just proceed and Deepak can just interject whenever he wants to. I think he's trying to log in again because we will be short for time and because this is a very interesting topic and this is एक ऐसी चीज़ है, इस पे हम अगर सुबह से बात करने लगे तो शाम को भी बात कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, जो इंटरनेशनल लॉ की सिचुएशन जतिन ने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाई है एंड मैं उनके लिए इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे से इन्होंने यूएन के प्रावधान समझाए हैं। देखिए यहाँ बात इंटरनेशनल लॉ तक शायद जाए नहीं या शायद जाए, बिकॉज यहाँ पे इशू थोड़ा सा फर्क है। इशू ये हो जाता है दैट चाइना इज क्लियरली सेइंग दैट वी डू नॉट give legitimacy to the 1914 agreement. And Deepak, are you back? Deepak ji. Yeah. Can you hear me, sir? Yes, I can, loud and clear. So I'm sorry, network issue की वजह से। No problem. क्वेश्चन भी था, एक क्वेश्चन था हमारे ऑडियंस ने पूछा था जी। तो क्वेश्चन सर ये है, उनका कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो तो वीक लॉ है, उसका जो एग्जीक्यूशन बड़ा मुश्किल। मैं वहीं पे बोल रहा था, मैंने कहा पॉजिटिव मोरालिटी वाली बात आ जाएगी थोड़ी सी। ओके तो सर नहीं प्लीज गो अहेड। नो ओके। एंड सर एक क्वेश्चन और था, आईपीआर, क्योंकि सर आप पढ़ाते तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर दे सकते हैं। आईपीआर में सर कुछ प्लांट्स हैं जिनके नेम मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनके नेम में इंडिका आता है या अदरवाइज होता है, तो आईपीआर में तो हम ये चीजें लेते हैं कस्टमर की, कस्टम्स में कितनी पीछे से था, तो क्या इंटरनेशनल लॉ में जब टेरिटरी की बात होती है तब भी क्या ऐसा प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है? ओवर टू यू। यस, थैंक यू वेरी मच। सो देखिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो भी आ रहे हैं। कस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, स्पेशली इंटरनेशनल लॉ। जो पुराने आप लोगों ने जो कॉर्फू चैनल और इस तरह के केसेस वगैरह देखे हैं, कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ। जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ की बात आती है, बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं दैट इंटरनेशनल लॉ इज एक्चुअली अ वीक लॉ। हमारे को ऑस्टिन साहब बता के गए हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस के काफी बड़े ज्ञाता माने गए हैं, कहते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ये तो केवल पॉजिटिव मोरालिटी है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। दैट इज व्हाट ही सेज। इट इज नॉट लॉ इन द ट्रू सेंस। Law is what is the command of the sovereign. So command of the sovereign will only be municipal law, right? So so the sovereign is only in a position to command you over municipal law, जो उनका बनाया हुआ लॉ है। इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आने वाली है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए जो जतिन जी ने भी बहुत अच्छे से बताया, इतने सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की बात की, इंटरनेशनल यूएन के प्रावधानों की बात की। दोनों कंट्री सिग्नेटरीज हैं, दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर्स हैं, हैंड टू हैंड स्कफल्स हुए हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। 250 मिलिट्री पर्सनल हैंड टू हैंड लड़ रहे हैं आपस में। गलवान वैली के बीच में उन्होंने फिंगर 5 और 8 के बीच में। हाँ प्लीज सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई शायद। अच्छा अभी ठीक है? इज इट बेटर नाउ? आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट योर एंड दीपक। सो बिकॉज आई थिंक द पार्टिसिपेंट्स कैन हियर मी। सो यस, आपके एंड पे कोई दिक्कत है। सो ये जो गलवान वैली के जो एरिया है, 5 से 8 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें जो है बिटवीन फिंगर 5 एंड फिंगर 8, somebody says it is 5 kilometers, somebody says it is 3 to 4 kilometers। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये समस्या है। पैंगोंग लेक से ये करीब जाएंगे 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और उसमें वो कहते हैं कि देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये चाइना को प्रॉब्लम यही है कि आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा वगैरह के दौरान जो है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। उत्तराखंड में आपने अच्छी सड़कें बना दी, आप लद्दाख में सड़कें बना रहे हैं, आप अरुणाचल में सड़कें बना रहे हैं। वो ये कहना चाहता है, चाइना की जो मीडिया प्रोपेगेंडा है वो ये कह रहा है, देखिए इंडिया एक्सपेंशनिस्ट है, उन्होंने पाकिस्तान को डिसमेंबर कर दिया, उन्होंने सिक्किम को एनेक्स कर दिया, भूटान को उन्होंने वैसल स्टेट बना के रखा है, नेपाल को वो वैसल स्टेट बना के रखा है। So India is the one which is the bad guy. We are the ones who are the good guys. This is what they are portraying. However, we know that the reality is a little different. Reality ये है कि इनका क्लेम साउथ चाइना सी में भी है, इनका क्लेम ताइवान पे भी है, इनका कल को क्लेम म्यांमार में भी आने वाला है, इनका इंडिया में ये पहले क्लेम करते थे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल, टेंगा वैली जैसा कि कहा गया है। एंड अब थोड़े दिन में ये दौलत बेग ओल्डी वगैरह वहाँ पे तो प्रॉब्लम्स हो ही रही थी। आई वुड नॉट बी सरप्राइज पर्सनली इफ टुमारो देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्पीति, which is Himachal. There is a problem in Kinnaur. Kinnaur has had problems in the past, right? 1962 के बाद और 1962 के पहले दोनों ही प्रॉब्लम्स इनकी रही हैं। उत्तराखंड में भी कल को समस्या पैदा हो सकती है।
क्योंकि उत्तराखंड में हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गांव जो बॉर्डर वाले हैं वो बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। तो वहां पे भी थोड़ी सी तारबंदी की समस्या है, तिब्बत के साथ बॉर्डर है, एंड चाइना उसमें जिस दिन हमने तारबंदी शुरू कर दी वो उसमें ऑब्जेक्ट करने वाला है, राइट। तो वहां पे हमारे से ये जो मैं जो और इस मंच से बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी से जो चूक हुई है मेरे अनुसार, कि इनको वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोजेक्ट करने ही नहीं देना चाहिए था टू स्टार्ट विथ। उसी टाइम अगर हम अपनी बात रखते तो होता। अच्छा, चाइना को आज ये लगता है, डर लगता है कि साहब इंडिया जो है विल गेट इन्वॉल्व विद ये G7 ग्रुप। सो ये जो G5 का जो एक्सपेंशन है G7 तक जा रहा है, ये थोड़ी सी समस्या आने वाली है। थोड़ा सा ये डोकलाम में भी हमने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। आप अगर देखेंगे डोकलाम क्राइसिस ऑफ 2017, इंडिया द वे इट वाज हैंडल्ड, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल वर्तमान सरकार के टाइम। नहीं तो डोकलाम में इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी साफ थी। वो चिकन स्नैक को आप अगर कैप्चर कर लेंगे तो इंडिया का अपने नॉर्थ ईस्ट से संपर्क टूट जाएगा, फिर आपको निर्भर रहना पड़ेगा बांग्लादेश पे, आपको बांग्लादेश से आर पार जाना पड़ेगा। बांग्लादेश आपको जो है अगर सॉवरेन राइट्स नहीं देगा टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरी, तब आप क्या करेंगे? बांग्लादेश अगर आपको ट्रेन नहीं चलाने देगा या रोड नेटवर्क नहीं यूज करने देगा, तब आप क्या करेंगे? तो ये थोड़ी सी समस्याएं आएंगी अगर आपका वो चिकन स्नैक वाला पोर्शन जो है बहुत स्ट्रेटेजिक था तो वहां पे आप घुस आए। चाइना को और डर लगता है क्योंकि ये जो है हमने सिक्किम को एनेक्स कर लिया अकॉर्डिंग टू देम, राइट। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इंटरनेशनल लॉ इसमें कितना एप्लीकेबल रहेगा, मेरे विचार से, मेरा निजी विचार है और ये मैं रखता हूँ आपके मंच से जो इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स हैं, मेरे विचार से इसमें इंटरनेशनल लॉ बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। द की इज दैट रोड विच इज देयर, द दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड विच इज ऑल्सो कॉल्ड OBOR, गलवन वैली के से निकल के जाती है, वहां पे समस्या है। दूसरी हमारी तरफ से जो अब हमने सड़क बिल्डिंग शुरू की है, जो उन्होंने अपने सारे बॉर्डर एरियाज में जो उनकी तरफ है खूब सारी सड़कें बनाई, खूब इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है। अब हमारे यहाँ अभी तक हुआ नहीं। अब हमने शुरू किया कैलाश मानसरोवर, जैसा मैंने कहा, एक जगह है धारचूला जो हमारा पॉइंट हुआ करता था, उसके बाद बस में जाना पड़ता था या पैदल जाना पड़ता था, सड़कें वड़कें नहीं थी। अब हमारा जो पास है माउंटेन पास, लिपू लेक ला इन Tibetan language means a pass. So Nathu La and Rotang La and so on and so forth. So लिपू लेक ला उत्तराखंड में एक जगह है, वहां तक हमने सड़क पहुंचा दी है धारचूला से लिपू लेक ला तक। ये पिछले वर्ष 2019 में अप्रैल 17 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड एंड मई 8 को हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। एकदम से उनकी जो है मुसीबत बढ़ गई और उन्होंने फिर क्या शुरू किया, इसका रिस्पॉन्स क्या था? इन्होंने जो है 80 किलोमीटर की सड़क बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल बॉर्डर तक, बिल्कुल वो माउंटेन पास तक, और उसमें से 76 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, राइट। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो और उनके यहाँ रोड बिल्डिंग वगैरह बहुत अच्छी है। वर्तमान में जैसा कि हमने देखा, ये 250 लोगों ने आके टेंट पिच कर लिए हमारी टेरिटरी। अब ऐसी अतिक्रमण जो होता है, चाहे वो हमारी पब्लिक लैंड का इंडिया में हो, चाहे वो हमारे बॉर्डर पे कोई और करे, अतिक्रमण ऐसे ही होता है। पहले कोई आके टेंट डाल देता है, फिर चारपाई डाल देता है, फिर क्लेम करता है कि ये तो कस्टम है। तो उसको उसी स्टेज पे आपको रोकना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में चाइना क्योंकि आइसोलेटेड है वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ कोविड, तो ये एक और नई चीज शुरू कर रहे हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है कि इंडिया जो है वो है एक्सपेंशनिस्ट है। और यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की बात हुई, पिछली बार भी जैसा कि को पैनलिस्ट शर्मा जी ने पॉइंट आउट किया है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि आपने आके पहले पंचशील की ट्रीटी की, हिंदी चीनी भाई भाई बोला, उसके बाद आपने तिब्बत को एनेक्स कर दिया, जो बफर स्टेट है वो खत्म हो गया, और 59 में आप आ गए इधर, क्योंकि आप कहते हैं हम मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पिछली बार इनके शी जिनपिंग अभी आए हैं, इन्होंने देश भर में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ घूमे हैं, अहमदाबाद गए हैं, महाबलीपुरम गए हैं, झूले पे बैठे हैं, सारी फोटो ऑप्स हुई हैं, और अब देखिए इमीडिएटली ये हो गया है, राइट। तो ये थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं। और जैसे कि बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया गया है दोनों ही को पैनलिस्ट द्वारा, ये अक्साई चीन का नाम चीन है, बट इट इज नॉट चीन एज इन चाइना, नॉट चीन एज इन चीन. It is, if you go to etymology, this is actually coming from a peninsula which is connecting a mountain pass. तो एक माउंटेन पास से उससे ये पेनिनसुला कनेक्ट होता है। और जैसा मैंने बोला, ये फ्लैश पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। गलवान वैली में फ्लैश पॉइंट आया, आपका श्रीजप रेंज में फ्लैश पॉइंट आया, आपका नाकुला में आया, सिक्किम में फ्लैश पॉइंट। अभी तक सिक्किम में फ्लैश पॉइंट नहीं आते थे या बहुत कम आते थे,
अब जो है वहां पे आ रहे हैं। तो आपका कल को जो है बाकी जगह, जैसे मैंने कहा कि स्पीति वैली शुड बी रेडी, बिकॉज देयर इज नो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देयर हिमाचल प्रदेश में। एंड स्पीति लिटरली मीन्स द मिडिल लैंड इन तिब्बत लैंग्वेज। सो मिडिल लैंड है वो, उस पर भी अपना वो दिखाना चाहेंगे तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। ऑल्दो आईटीबीपी इज देयर, ऑल्दो आर्मी इज देयर, बट लोकल पॉपुलेशन इज नॉट देयर. That whole district of Lahaul Spiti is such a big district, and density of population is 1 person per square kilometer. Before the advent of this Rohtang Pass, it was cut off from the rest of the country for 9 months in a year. The Lahaul Valley and Lahaul और स्पीति के बीच में जो कुंजुम है, कुंजुम पास, that is again stopped for 9 months in a year. So Spiti is approachable only from the Shimla side for 8-9 months in a year. And from the Lahaul side, it is approachable only 3 months in a year before the Rohtang tunnel. Mind you, Rohtang tunnel is not yet open for public. It is only open for army movement, क्योंकि उसकी अभी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हुई नहीं है. Right. So with this, I think my understanding is that the role of international law in this, I am sorry to say, will be limited, and it will have to be resolved on a bilateral basis only. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच सर. तो हम अपने अगले पैनलिस्ट के पास चलते हैं, पवन जी के पास. पवन, जैसा कि परीक्षित सर ने ज्योग्राफिकली भी बहुत अच्छे से समझाई चीज़ें, और इंटरनेशनल लॉ में सर का भी यही मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ अभी एग्जिस्टिंग है उनसे बेहतर होगा कि हम बायलैटरल ट्रीटी से ही इसको समस्या का समाधान निकालें. हमारे 2 दर्शकों ने सवाल पूछे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ सवाल. 2 दर्शकों ने सवाल है हमारा. पहला सवाल तो पूछा है कि to avoid war, every country should follow international law as due legal sanctions. ये हमारे डॉक्टर नितेश सारस्वत जी ने बोला है. आप इसमें अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. दूसरा सवाल प्रतिभा जी, हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने बोला है, बाय नजिंग नेपाल टू क्लेम ओवर लिपू लेक रीजन, इज चाइना इनडायरेक्टली ट्राइंग टू क्रिएट इशू एंड कंट्रोल दिस रीजन. इन 2 सवालों के आगे यदि आप जवाब दे पाएं हमारे दर्शकों को अपनी कथन में, तो बहुत अच्छा रहेगा. ओवर टू यू. देखिए, अभी सिरोही सर ने जैसे कि बताया कि इंटरनेशनल लॉ जो है बहुत ही वीक पर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया और चाइना शुरू से आप देखोगे हमेशा क्या कहते हैं कि हम बायलैटरल मुद्दों को सुलझाएंगे. कभी भी अभी भी अगर हम देखते हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप ने कहा कि मैं एज ए आर्बिट्रेटर आना चाहता हूँ, तो इंडिया का और चाइना का दोनों का रिस्पॉन्स ये था कि हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं, अपने आप में. दूसरा, इंटरनेशनल लॉ अपने आप में वीक लॉ है, क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं, चाइना का अपना अलग क्लेम है, इंडिया का अपना अलग क्लेम. और ऐसी डिस्प्यूटेड हिस्ट्री पे अगर हम इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री देखें तो इट इज नॉट एज मच एज गुड. अब चाइना का रिस्पॉन्स ऐसा आया क्यों है? सबसे पहली बात, आज तक 1962 में वॉर होने के बावजूद भी एक सिंगल बुलेट फायर नहीं हुई है. आप सोचिए, इतनी टेंशन होने के बावजूद भी एक सिंगल बुलेट का फायर ना होना और सिचुएशन यहाँ तक आना. लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन, 350A का 35A का एब्रोगेशन, ये एक आप कह सकते हो ये रिएक्शन है चाइना. मैं अगेन कह रहा हूँ, चाइना की नजरों में कोई भी ट्रीटी हो, चाइना कहेगा कुछ करेगा कुछ. और इंडिया का हमेशा स्टैंड ये रहा है कि अहिंसो परमो धर्मा, हम उसी रास्ते पे चलेंगे. बट अगर आपको देखिए गेम जीतना है तो आपको गेम के रूल भी खुद बनाने पड़ेंगे और ब्रेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं चाइना का जो एग्रेशन है. तो इंटरनेशनल लॉ के ना मैं कुछ 2-3 पहलू हैं जो मैं पहले समझा के फिर मैं जो आपके क्वेश्चन है उन पे आता हूँ, ठीक है ना. पहला, अगर हम यूएन का चार्टर देखें, यूएन के चार्टर में आर्टिकल 2 क्लॉज 4 सिंपल में अगर हम देखें, उसमें लैंग्वेज यूज करी गई है कि जो भी इंटरनेशनल मेंबर्स हैं, सोवरेनिटी और अपनी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी को सेव करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज फोर्स. अब फोर्स है क्या? पहली बात, इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है. देखो, दूसरा, वहां पे वार का जिक्र कभी नहीं करा. आर्टिकल 2 अगर हम क्लॉज 4 देखेंगे यूएन चार्टर का, तो वहाँ वार की बात नहीं कर रहा. वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है कि हम एक फोर्स यूज कर सकते हैं. अब वो फोर्स एक्चुअली में लिमिटेड मिलिट्री फोर्स, इट इज नॉट एट लार्जर एक्सटेंट. डिफेंसिव मोड वाली हम मिलिट्री अप्रोच की बात करेंगे. अब आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का अगर हम इस तरह से इंटरप्रिटेशन देखते हैं, जो कि हो सकता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग, मेरा ये मानना है पर्सनली. दूसरा कि सैंक्शंस, पहले देखिए, पहला जो मेरा मानना है, इंडिया और चाइना दोनों ही इस इशू को इंटरनेशनल नहीं लेके जाएगा. इसका रीजन मैं बताता हूँ. अगर सपोज हम एक चांस लेके चलते हैं कि इंडिया इसको लेके जाता है,
सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है? चाइना है। और अगर आप पूरा यूएन चार्टर पढ़ोगे, एक क्वेश्चन वहां पे हमेशा ये उठता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को हमें बाहर करना है तो क्या प्रोसेस है? तो भी सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो यूज कर सकता है वो मेंबर जिसको हम बाहर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम यूएन में चले भी जाते हैं, जनरल असेंबली से पास करवा भी लेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना अगेन उसको वीटो कर देगा। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में इंडिया को ज्यादा, मुझे नहीं लगता, मेरा मानना है कि ज्यादा कुछ इंडिया को हासिल हो सकता है। अब आप मुझे दीपक जी, पहला क्वेश्चन क्या था आप जरा बताएंगे? जो तो पहला क्वेश्चन ओपिनियन हमारे व्यूअर ने दिया है कि टू अवॉइड वॉर एवरी कंट्री शुड फॉलो इंटरनेशनल लॉ एज टू लीगल सैंक्शन। इसमें एक कमेंट और आ गई है सर, जब तीन टाइप के सैंक्शन है हमारे पास, जैसा कि आप जानते होंगे, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री। तो ये पहला सवाल तो सर ये है, इस पे आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है, वॉर आजकल, आज के टाइम पे वॉर इज नॉट अ आंसर टू एवरीथिंग। वॉर एक्चुअल में आंसर नहीं। और चाइना अगर कह भी रहा है कि वी विल टीच अ लेसन टू इंडिया, मैंने हमेशा आपको बताया वो कहेगा कुछ करेगा कुछ। पैंडेमिक हो रखा है कोरोना का, इस टाइम पे कोविड-19 पैंडेमिक है, उस समय वहां पे हांगकांग का क्राइसिस आ रहा है, उधर में वियतनाम, ताइवान, बहुत सारे इश्यूज है। तो चाइना क्या करना चाह रहा है कि इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज हैं उनका ध्यान इस डिस्प्यूट्स की तरफ लाना चाह रहा है। एक नेशनलिज्म वेव क्रिएट कर रहा है वो अपने ही कंट्री, ठीक है। तो वॉर एक्चुअल में, अगर हम वॉर की लीगल सैंक्शनिटी के बारे में जाए इंटरनेशनल लॉ, तो उसका भी इंटरप्रिटेशन देखिए बहुत अलग अलग है। यूएस के पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो इंटरनेशनल लॉ पे बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, वहां पे इंटरनेशनल लॉ की कोई बात नहीं करता। काफी बार हमने देखा है खुद यूएस जो है उसने इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करा है। और अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ में भी वॉर का जो अप्रोच है वो डिफेंसिव अप्रोच, सेल्फ प्रिजर्वेंस की जब बात आती है वॉर में, तो हमें वॉर सामने वाले को किल या खत्म करने के लिए नहीं करना है, जस्ट टू कीप आवर सेल्फ प्रिजर्व। हमें अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करने के लिए जो लिमिटेड फोर्स है वो अप्लाई कर दे। तो ये मेरा मानना है कि जो लीगल, अगर हम सैंक्शंस की बात करते हैं वॉर की, जो आपके व्यूअर्स ने सवाल पूछा था, सपोज अगर वॉर होती भी है, जो कि मुझे नहीं लगता हो, कोई भी कंट्री इस टाइम पे वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो ट्रू पावर, इट इज नॉट द मिलिट्री, इट इज एक्चुअली इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर ही आज के टाइम पे सबसे बड़ी पावर है। तो मिलिट्री इंगेज कोई नहीं होगा। अगर होता भी है तो मैंने आपको बताया सेल्फ प्रिजर्वेंस एक लिमिटेड मिलिट्री वॉर पे हो सकता है, वो भी कन्वेंशनल वॉर, नॉट अ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका सर? सेकंड क्वेश्चन सर हम थर्ड पार्ट में कैरी कर लेते हैं सर, क्योंकि 1 घंटा हो गया। तो इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं और थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे हम। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देख लिया, जैसा कि हमें हमारे पैनलिस्ट ने बता दिया कि इंटरनेशनल लॉ जो है एक वीक लॉ है, और वीक लॉ होने के साथ में एक आर्टिकल 2 सब को जिसकी बात पवन जी ने की, उसमें एक क्लॉज ये है कि यदि आप पे कोई, अगर को मतलब कोई आपके साथ विदाउट आर्म मतलब आपकी टेरिटरी के अंदर आता है, विदाउट आर्म फोर्स, मतलब कोई भी बल का प्रयोग ना करे, तो आप उस पर आर्म रिबेलियन नहीं कर सकते, आप उसे पॉलिटिकली ही निपटाएंगे। ये 2 सब क्लॉज फोर्स रहता है। तो वॉर को रोकने की पूरी कोशिश है यूएन चार्टर की अपनी तरफ से। तो आप इसी पार्ट को कंक्लूड करते हैं, हम अपने थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, हमारे थर्ड पार्ट का नाम है इंडियन सिटीजनरी एंड द वे अहेड। इस पार्ट को रखने का पर्पस ये है कि हमारा कोई भी लॉ जो होता है, हम जब पढ़ते भी हैं लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो कहते हैं इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ लॉस। एक इंडिविजुअल किसी भी लॉ का, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, एक इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट यूनिट। अब ऑब्लिगेशन, राइट एंड ड्यूटीज जो भी आती हैं आर अल्टीमेटली एड्रेस्ड टू हिम और हर, उस इंडिविजुअल की तरफ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन सिटीजनरी की, एक आम नागरिक होने के नाते हम इस चाइना के साथ जो हमारा चल रहा है मुठभेड़ कह लीजिए, इसे मतभेद कह लीजिए, इस मतभेद को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, ये समझने की कोशिश भी करेंगे, और पॉलिटिकली इसका क्या समाधान हो सकता है ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे इसी पार्ट में। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम पवन जी के पास ही चलते हैं। पवन जी का इस पे क्या ओपिनियन है ले लेते हैं। और पवन जी, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था सेकंड पार्ट पे कैरी ऑन कर लेते हैं। इनका कहना है कि लीपू लेक रीजन जो है, वहां पे चाइना जो है नेपाल के थ्रू नेपाल को उकसा रहा है कि वो उस पर अपना डोमिनेंस या अपना कब्जा दिखाए। तो क्या ये चाइना की साजिश है उस रीजन में टेंशन क्रिएट करके कंट्रोल करने की उस रीजन को?
ओवर टू। एब्सोल्युटली ये चाइना की साजिश है, क्योंकि इस टाइम पे नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और कम्युनिस्ट भाई भाई होते हैं एक्चुअल में। हिंदी चीनी भाई भाई तो एक, मैं कहूंगा एक इट्स इल्यूजन। कम्युनिस्ट भाई है। तो नेपाल की गवर्नमेंट है जो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और चाइना जो है वो खुद एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल रहा है स्टेट। तो वो नेपाल को आगे कर कर नेपाल को आगे कर कर वो कह सकते हो कि इंडिया के ऊपर एक स्ट्रेस को माउंट करना चाहता है। और नेपाल को ये बात समझनी भी चाहिए कि नेपाल को हमने हमेशा एक छोटे यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करा है। इवन अब कोविड पैंडेमिक में हमने फ्री दवाइयां दी हैं नेपाल को, जो कि हम अमेरिका को डॉलर में बेच रहे हैं, वो हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये नेपाल के लिए है। और एक नेपाल इंडो का भी एक एक्चुअल में डिस्प्यूट है जो इतने साल तक शांत था, वो हम एक नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें कवर करेंगे। बट एक्चुअल में चाइना खुद आगे ना आके इंडिया के जो नेपाल एडजेसेंट जो कंट्री है उनको पुश कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका जो सब टॉपिक थर्ड है, देखिए इसमें गवर्नमेंट का तो अपना रोल है ही है। गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू टॉक करना है, दैट इज नेसेसरी। और साथ ही साथ जो हम अगर एक इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए हम इंडियंस की एक बहुत, मैं कहूँगा, छोटी सी कमजोरी है, हम ना लॉन्ग टर्म को देख के नहीं बढ़ते कभी, हम हमेशा ना शॉर्ट टर्म के पीछे लगे रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच हमें रखना है सबसे पहली बात। काफी लोग, मैंने देखा था न्यूज में चल रहा था कि टिकटॉक ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, उससे रेटिंग गिरा रहे हैं। देखिए ये एक शॉर्ट टर्म आपके पास शॉर्ट टर्म जरिया है, लॉन्ग टर्म हमें देखना है। 1962 आज 2020 आ गया और आज तक हम उलझे हुए हैं अदर चीजों में, और हम चाइनीज को नहीं लेके चल रहे। ऑब्वियसली बात है, एक सिंगल बुलेट फायर नहीं हुई 1962। तो इसमें टिकटॉक अनइंस्टॉल कर देना इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये एक फर्स्ट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। हमें चाहिए क्या, देखिए इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेसिफिकली वर्क करने की जरूरत है। वी आर ऑलमोस्ट 137 मिलियन पीपल, इतना बड़ा देश है, इतने यंग पीपल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत सारी कंट्रियां क्या है इस समय मूव करेंगे इंडिया में कोविड पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड पे चाइना की एक, आप कह सकते हो, जो इमेज है ना वो बहुत बैड हुई है, बहुत खराब हुई है। तो बहुत सारी, इवन बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनी हो गई, अपने यूएस और इवन जापान, उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम अपनी जो शिफ्ट है वो हम दैट इज दे आर मूविंग टू द इंडिया। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप, तो हमें एक तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करने की बहुत जरूरत है। सेकंड चीज जो मेरा कहना है, इंडिया को इकोनॉमिकली इंडिया को अपने आप पे काम करने की सबसे ज्यादा, खास करके हमारा प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर तो हमारा हमेशा अच्छा रहा है, सर्विस सेक्टर से सबसे टैक्स भी आता है, बट हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है नॉट गुड। चाइना में किसान को सरकार सॉइल टेस्टिंग से लेके साइंटिफिक इक्विपमेंट सब कुछ फ्री में देती है, इंडिया में ये चीजें नहीं। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अपने सेक्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ये एक तरीका है, क्योंकि चाइना को रोकने का आपको एक्चुअल में इकोनॉमिक ही तरीका है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत लोग कहते हैं कि चाइना का गुड्स नहीं खरीदना चाहिए, देखिए सरकार कभी भी आपको ये ऑफिशियली नहीं कहेगी। भारत सरकार का कभी भी जो ऑफिशियली स्टैंड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ IMF, इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ UNCTAD, तो अलग अलग जो ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है उनका पार्ट है इंडिया, और वो ट्रेड बैरियर की तरह काम करेगा। अगर इंडिया अगर ऑफिशियली ये स्टैंड देता है कि चाइना का कोई भी गुड कोई भी इंडियन नहीं खरीदेगा, तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया ऑफिशियली लेवल पे ये नहीं कह सकता। इंडिविजुअल लेवल पे हम इंडियंस बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज फूड को, एक ये जरिया है। और इतने भी ग्लोबल लेवल है, इंडिया को कॉन्स्टेंटली वन बेल्ट वन रोड रेस करे इस आवाज को, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पे इंडिया को रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम, किस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस इशू को उठाया है, बट इसको बहुत एक्टिवली उठाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें देखो चाइनीज, अगर हम डिफेंसिव अप्रोच चले जाएंगे ना, तो चाइनीज जैसे एनिमी के अगर हम डील कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डिफेंसिव अप्रोच काम नहीं करेगी, हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें इस मुद्दे को उठाने की बहुत जरूरत है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडिया की जो एज ए इंडिविजुअल मेंबर है वो चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करें, बट मैंने आपको ये बताया ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू बिल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एज मच एज पॉसिबल, स्किल्स, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइनीज अपनी GDP का बहुत ज्यादा रेशियो इन्वेस्ट करता है, और इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मैं खुद एक रिसर्च डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी फर्म में जब था, तो इंडिया इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करती।
Thank you very much, Pawan ji. Can you hear me, Jatin ji? Yes, Jatin ji? Deepak, you can हाँ, be heard. yeah, You can be Jatin ji. heard. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से भी, आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है, अनफॉर्चुनेटली इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक। तो जतिन जी के पास हम इस सब टॉपिक को लेके चलते नेटवर्क हैं। को तो आप नहीं संभाल सकते ना साहब, नेटवर्क को आप नहीं यस संभाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो दीज आर द वेगरीज ऑफ नेचर, सो प्लीज प्लीज गो अहेड। यस, थैंक यू वेरी मच सर। तो जतिन जी के पास चलते हुए, जतिन जी आपने शायद अपने पार्ट में म्यूट किया हुआ है, तो जतिन जी जी आपके लिए दो सवाल आए हैं हमारे ऑडियंस से। एक सवाल आया है कि क्या दो एग्जिस्टिंग लाइंस होनी चाहिए इंडिया चाइना के बीच में, एक इंडिया का बॉर्डर, एक चाइना का बॉर्डर, और बीच में एक नो मेंस लैंड होना आवश्यक है क्या? इस टर्म्स में हमें टॉक करनी चाहिए चाइना से पायलट पे? और दूसरा सवाल हमारे दर्शक हैं अक्षय जी, उन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी द पॉलिसी डायरेक्शन फॉर एनहेंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा, फर्दर should government be more relaxed towards the compliance norms? हेलो। Yes, Jatin जी yes, Jatin ji, we can hear you. जी जी, थैंक यू दीपक जी। तो सबसे पहले तो मैं जो मेरा थर्ड सब पार्ट है इसके बारे में मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, दैट गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए चाइना एक ऐसा देश है जहाँ जिसके जो बॉर्डर है ना वो सबसे ज्यादा देशों के साथ जुड़ते हैं। तो एक तरह से मतलब इसके जो नेबर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं वर्ल्ड में, तो इसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी बहुत ज्यादा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा बहुत सारी हमारी बातचीत भी रही है, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में बात करा, तो हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और टैक्टिकली और टेक्निकली चलना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये बात थोड़ी मेरा जो स्टैंड है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इस जो थर्ड सब पार्ट पे वो थोड़ा सा डिप्लोमेसी के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगा कि देखिए जो इंडिया और चाइना के जो हिस्टोरिकली हैं वो काफी ज्यादा सेम रहे हैं, कल्चर जो हैं वो काफी एंशिएंट रहे हैं, बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशंस हैं दोनों 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 ही मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस हैं हमारे यहाँ पर, और दोनों ही बहुत ही अपकमिंग इकोनॉमीज हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत ही ज़्यादा हमने तेज़ी से बहुत ही हम दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। तो कुछ एक कॉमनैलिटी हमारे यहाँ पर रही है जो कि हमने बहुत सारी अग्रीमेंट्स में भी देखा है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें एट द बैक ऑफ आवर हेड हमें हमें अपने दिमाग में थोड़ी सी रख कर आगे चीज़ों को अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट आता है वो चाइना की तरफ से आता है। तो जो भी हमारे रिलेशनशिप्स रहेंगे चाइना के साथ एक एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए, उसको हमें बहुत ही सोच संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट आ रहा है एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में वो चाइना से आ रहा है। 2014 में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है चाइना ने हमें। तो आप देखेंगे कि कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसा कटाश नहीं है जैसे कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ रहता है कि बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स काफी टाइम से नहीं रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी फाउंडेशन रही है, अनलाइक आवर अदर नेबर्स। हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक फाउंडेशन रही है, तो हमें इस चीज को थोड़ा सा अपने गेन के लिए यूज करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा वे अहेड यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि देखिए हमारा जो बायलैटरल जो हमने अभी बात करी है, देखिए इंटरनेशनल लॉ मैं भी इस बारे में बिल्कुल ही आई विल अग्री विद ऑल द अदर पैनलिस्ट, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ है जो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और इंटरनेशनल लॉ में आप देखेंगे कुछ काफी ज्यादा ऐसी थ्योरीज भी हैं कि इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा ना नेशंस के ईगो पर भी आ जाता है कि अब डेवलप्ड कंट्रीज जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इतना ज्यादा नहीं जाती हैं वहां पर। तो यहाँ पर मतलब ऐसा रहता है कि क्योंकि देखिए जब भी आप इंटरनेशनल लॉ का सहारा लेंगे, आईसीजे में आप जाके लेंगे, तो एक ना एक किसी को लूज करना ही पड़ेगा। और कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि इतने बड़े लेवल की बॉडी पर कोई एक इतना बड़ा नेशन जो कि जो इतनी अपकमिंग इकोनॉमीज हैं उनमें से कोई भी जो है वो वहां पर लूज करे। तो हमें जो है अपनी डिप्लोमेसी को एक नया परसेप्शन देना पड़ेगा।
तो हमने जैसे देखा है कि 1988 के बाद 1981 से 88 के बीच में हमारी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं चाइना के साथ। 8 साल तक हमने बात करी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे। मतलब हमें इस चीज के एक ऐसी अप्रोच को मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ऐसी अप्रोच को, एक सीरियस अप्रोच को लेना पड़ेगा कि भाई जो इतनी बड़ी बड़ी हमारी कॉन्वर्जेशंस हुई हैं वो दोबारा आनी पड़ेंगी। हमें बहुत ही ज्यादा बातचीत करनी पड़ेगी इस मामले में। और जैसे कि मैं एक और चीज करना चाहूंगा कि हमने बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट करी है, जैसे कि अगर हम रिविजिट करें 93 और 96 की एग्रीमेंट को, तो हमने हेवीली टर्म पहली बार ऐसा यूज करा था 93 और 96 एग्रीमेंट्स पे, जब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करने लगे थे बहुत ज्यादा बार। और जैसे कि और अगर हम अपनी वन सब पार्ट से इसको रिलेट करें, जैसे कि पवन जी ने भी बोला था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहीं कहीं है नहीं है हमारे किसी उस पर डिफाइंड नहीं है, हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट पे, हमारे किसी भी ट्रीटी में कहीं भी ऐसा डिफाइंड नहीं है। और यहाँ पे जब ये डिफाइंड नहीं है और आप अग्रीमेंट में उस पर्टिकुलर टर्म का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीजें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हम अग्रीमेंट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो हमने 93 और 96 की बात करी है, मैं एक फटाफट से एक फ्रेज यूज करूंगा। जो 96 का अग्रीमेंट था उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 12 में कि अग्रीमेंट सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन एंड शैल एंटर इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन। कि भाई जिस दिन आपने रैटिफाई कर दिया है उस डेट से फोर्स में आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने बोल तो दिया, लेकिन आज तक ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से ऐसा कोई रैटिफिकेशन की डेट आई है। तो ये हवा में रहा है ये वाला अग्रीमेंट। एक और 93 अग्रीमेंट का मैं एक चीज मैं लाना चाहूंगा पैनलिस्ट और हमारे दर्शकों के सामने कि हमें ना एक बहुत ही, जो कि मैकमोहन लाइन पे भी अगर हम बात करेंगे, जो वहाँ हमारे मैकमोहन थे, उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करी थी कि हमें दो चीजों के बीच में का डिफरेंस बहुत ही जरूरी तरीके से समझना है। एक होता है डिलिमिटेशन और एक होता है आपका डिमार्केशन। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत जरूरी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ये दोनों चीजें ना काफी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। डिलिमिटेशन में आपको डिलिमिट करना होता है एक पर्टिकुलर फ्रंटियर को। आप वहां पर कोई डीमार्केट नहीं कर रहे हैं बाउंड्री की। तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो हमें बहुत जरूरी है कि हमें डीमार्केशन का बहुत ज्यादा जरूरी करना है जब हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करनी है। तो डीमार्केशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डीमार्केशन से मैं छोटा सा एक डाइग्रेशन करूंगा, और जो हमारे एक क्वेश्चन आया था कि नो मैन्स लैंड का, जो अभी आपने एक क्वेश्चन की बात करी थी, नो मैन्स लैंड की क्या वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, नो मैन लैंड हमारे आज के एक जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें कि हम डिप्लोमेसी की और अग्रीमेंट जो हम आगे करना चाहेंगे चाइना के साथ, उसमें अगर हम एक बात करते हैं 93 के अग्रीमेंट की एक सेंटेंस की, जिसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग कंट्रोल और डिप्लॉयमेंट। देखिए, एग्जिस्टिंग कंट्रोल / डिप्लॉयमेंट में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे ट्रूप्स जहां पे डिप्लॉयड है वो वहीं पर ही रहेंगे। देखिए, ट्रूप्स का दोनों तरफ से इधर उधर हो जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, मतलब कि देखिए, जब तक डिमार्केशन नहीं है वो डिप्लॉयमेंट वर्ड आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आपको डिप्लॉयमेंट वर्ड के मतलब सिर्फ डिप्लॉयमेंट वर्ड यूज ना करके हमें ये देखना पड़ेगा कि हम डिप्लॉयमेंट के साथ साथ वहां पर एक्चुअली में एस्टैब्लिश करें कि आज यहाँ पर हम इस डेट पे हमारे ट्रूप्स यहाँ पर हैं, आपके वहां पर हैं, और इस तरह से हमें एक नो मैन्स लैंड बनाए, ताकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि हवा में घूम रहा है, जिसका बहुत ही ज्यादा परसेप्शंस आ रहे हैं, उसको थोड़ा डिमार्केशन अच्छी तरह से हम कर पाए। तो हमें ये अग्रीमेंट जो मिल रही, जो हमने करी हैं, वो हमें रिजुविनेट करनी पड़ेंगी, नए परसेप्शन के साथ करनी पड़ेंगी। और आज जैसे कि अभी पवन जी ने भी बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कोविड पेंडेमिक में अब इंटरनेशनली चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। हांगकांग का भी हम देखें और कोविड का भी हम देखें, और यूएस से बहुत ही बुरे वाला ट्रेड वॉर चल रहा है। तो हमें ये जो अपने डिप्लोमेसी के जो टैक्टिक्स है ना, उसमें इस चीज को जो प्रेशराइज करना होगा चाइना को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेरे हिसाब से। और हमारे पास, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा आर्सेनल है ऑलरेडी, बहुत ही ज्यादा लिटरेचर है। उस लिटरेचर को
आज के जो सिनेरियो में जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से एक नया इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी, जिससे कि हमें कॉन्क्रिटाइज कर दें उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही ज्यादा। तो मेरा ये रिस्पॉन्स रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन प्लीज अगर आप रिपीट कर देंगे तो मैं उस पर second question we can take from Parikshit sir if it is okay. Okay. Thank you. If you have some concluding remark then you can give in 1 or 2 lines. कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे यही रहेंगे कि जो हमें एक डिप्लोमेसी रिलेशंस में एक नई अप्रोच की जरूरत होगी। हमें जो करंट कंटेम्पररी जो इंटरनेशनल प्रेशर है चाइना को, उसको यूज करना पड़ेगा। हमें वेग टर्म्स यूज नहीं करनी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें डिप्लॉयमेंट की बात करनी बहुत जरूरी हो जाएगी। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जैसे कि हमने इतनी लंबे तक 6-7 साल तक बात करी है, इंटरनेशनल लॉ बड़ा वीक है, तो हमें उस बायलैटरल जो डायलॉग है उस पर बहुत एम्फेसाइज करना पड़ेगा। और इस तरह से हम बायलैटरली ही मेरे हिसाब से इस चीज को बहुत ही ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज के बारे में ज्यादा स्टेक होल्डर्स को लेकर आएंगे। अगर हमें कोई थर्ड पार्टी की तो वैसे मुझे कोई जरूरत लगती नहीं है। हम बहुत ही ज्यादा केपेबल हैं दोनों कंट्री। तो इस तरीके से हमारा जो डायलॉग है वो एक नए सिरे से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधा सीधा ऐसे बात नहीं कर सकते हैं कि भाई हम ज्यादा ऊपर हो रहे हैं, वो ज्यादा हो रहे हैं। हमें थोड़ा डिप्लोमेसी को देख के करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा हेल्प लेना पड़ेगा। हमें एशियन कंट्रीज का जो हम माफ कीजिएगा जो बिम्स्टेक है और ये सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें ब्रिक्स है, इन सब का हमें बहुत यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इकोनॉमिकली आइसोलेशन जो कि यूएस और रशिया के बीच में चलते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो एक डायड चलता रहा है हमेशा, जैसे कि यूएस इंडिया का बहुत अच्छा डायलॉग रहा है, या फिर जो प्रॉब्लम्स रही हैं यूएस चाइना की रही हैं, या फिर जो ऐसा कुछ नहीं, ये डायड को हमें इंडो चाइना बनाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ यूएस चाइना। या फिर हमें मतलब ये ट्रायंगुलर से थोड़ा हमें बात करके हमें जिम्मा थोड़ा अपने आप पे उठाना पड़ेगा। और हमें जो ये सारी जो चीजें जो अभी मैंने बात करी है, इसको एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं हमारे आज के सर के पार्ट पे। सर अनम्यूट कर सकते हैं। हम अपने आज के आखिरी इस थर्ड सब पार्ट के स्पीकर के पास चलते हैं, जो परीक्षित सर हैं। तो परीक्षित सर, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे दर्शक ने पूछा है, और मैं दर्शकों से भी माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे दर्शकों के क्वेश्चन हम ले नहीं पाए, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। ये लास्ट क्वेश्चन है सर दर्शक के पार्ट पे। अक्षय जी ने सवाल पूछा था, व्हाट शुड बी द पॉलिसी डायरेक्शन फॉर इनहेंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा? फर्दर, शुड गवर्नमेंट बी मोर रिलैक्स्ड टुवर्ड्स द कंप्लायंस एंड लाइसेंस नॉर्म? और सर इसके साथ साथ आपके ओपनिंग के लिए मैं कुछ एक चीज़ मैं भी देना चाहता हूँ सर। जैसे कि गवर्नमेंट तो अपने पार्ट पे जो करेगी, पवन जी ने भी बताया, जतिन जी ने भी बताया, वो उनका पार्ट है। जैसा कि हमारा थर्ड सब पार्ट में इंडियन सिटीजनरी की हमने बात की, तो इंडियन सिटीजनरी का क्या रोल हो सकता है? यदि आप उसको भी कवर करें तो बहुत बहुत धन्यवाद। I will do it. Thank you very much, Deepak. And I must say, I'm once again privileged to see the level of research जो हमारे सभी participants ने भी डिस्प्ले किया है। So मैं जो है बस शुरुआत जो है, देखिए इस वाले सब पार्ट का जो थीम है वो ये है कि सब भारत की सिटीजनरी, भारत की जनता की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन दिस वे अहेड। देखिए हमारे डिप्लोमेट्स जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, शायद सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम उसमें हम और आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, सिवाय एज एकेडमिशियंस, एज एक्सपर्ट्स, एज रिसर्चर्स इस पे लेख लिख सकते हैं, इस पे आर्टिकल लिख सकते हैं, इनको हम बता सकते हैं। बिकॉज जो मेरी पर्सनल पॉलिसी ये है कि हमारी डिप्लोमेसी थोड़ी सी अग्रेसिव नहीं है। पवन जी ने भी यही बात की। थोड़ा सा इसमें ये इशू है कि डिप्लोमेसी एटसेट्रा शुड बी मोर अग्रेसिव इन दीज मैटर्स। मे बी वी डोंट हैव इनफ डिप्लोमेट्स इन द राइट प्लेसेस, आई डोंट नो, बिकॉज बहुत सारे काम जो है जो पहले डिप्लोमेट्स किया करते थे, वो आजकल कम्युनिकेशन के साधन अच्छे होने की वजह से वो काम अब लोग नहीं करते हैं डिप्लोमेट्स। तो कई बार देखा गया है कि डिप्लोमेट्स का शायद डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं है। ये एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे है, दैट हम क्या कर सकते हैं। देखिए संविधान मैं पढ़ाता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कही थी, that this year should be marked as the year of the fundamental duties. Unfortunately, it has got overshadowed by COVID-19.
but this is supposed to be the year of fundamental duties. If you look at the fundamental duties with relation to what is being spoken about today, you will find that 51 capital A of our constitution clearly says three things which we have to do in relation to these kind of problems. 51AB वो क्या कहता है? 51A का सेकंड वाला जो है B पार्ट, to cherish and follow the noble ideals which inspired national struggle for freedom. National struggle for freedom क्या कहता है? That आपको आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, 100 साल तक आपने कोशिश की है, आजादी को बचा के रखिए, आजादी को बचा के रखिए। उस जमाने में आजादी जो है पॉलिटिकल इन नेचर होती थी, अब जो है आजादी इकोनॉमिक इन नेचर है। आजकल जो है साम्राज्यवाद जो होता है, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, दे आर नॉट बाय पॉलिटिकल मींस एनीमोर, नो सर, नोवेयर इन द वर्ल्ड। They are done by satellite states. They are done by expansionist tendencies. Please look at Central America, Latin America. You will find this whole word called banana republics. ये banana republic कहाँ से आया? क्योंकि अमेरिका की बनाना कंपनीज पूरा देश कंट्रोल करती हैं। प्रधानमंत्री को हटा दो, नहीं मान रहे तो मरवा दो, राइट? इस तरह राष्ट्रपति को तख्ता पलट कर दो, इस तरह की चीजें जो है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। आई एम गोइंग टू लिंक दिस विद द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय मिस्टर अक्षय अग्रवाल, एंड जो उन्होंने पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, मैं थोड़ा सा इस पर लिंक करूंगा। लेकिन इसके पहले जो हमारा अभी का थीम है सिटीजन्स का, आप पहले तो अपने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं उनको बचाइए। दूसरा जो 51A का सी कहता है, you uphold and protect the sovereignty of India, integrity of India, unity of India. Integrity, sovereignty आपको बचा के रखनी है इस तरह के लोगों से, इस तरह के देशों से। ये आपको करना है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, हर भारतीय नागरिक की है। और तीसरा, डिफेंड द कंट्री, मतलब कंस्क्रिप्शन, कंपल्सरी मल्टी मिलिट्री सर्विस भी हो सकती है, जो हर एबल बॉडीड व्यक्ति की, बुजुर्ग आदमी की नहीं, बच्चे की नहीं, बट जो भी आदमी 18 साल से 60 साल तक की आयु का है, वो जो है डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। एक मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे किसी ने वो बात की नहीं है। चाइना की ये आदत है, वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम से, शायद सभी देश करते हैं, व्हाई ओनली चाइना, एवरीबॉडी डज इट, मिस्टर ट्रम्प डज इट, एंजेला मर्केल डज इट, इमरान खान डज इट, एवरीबॉडी डज इट। आई डोंट थिंक वी शुड पॉइंट आउट चाइना, बट चाइना ने पास्ट में ये कई बार किया है। जब भी इनकी समस्याएं बढ़ती हैं इंटरनल, आज की डेट में इनको शी जिनपिंग जो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट हैं, इनको बहुत ज्यादा थ्रेट है विद इन द पार्टी कांग्रेस बुलाई गई है कि ये बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं देश। कोरोना की वजह से उनके यहाँ भी बहुत हाहाकार मचा हुआ है। वो सारी सच्चाई दुनिया के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं। वो कहते हैं हमारे 4000 आदमी मरे हैं, अमेरिका कहता है कि सेलफोन टावर के डेटा के बेस पे उनके 20 लाख आदमी मरे हैं। अब 4000 और 20 लाख में तो बहुत फर्क है साहब। तो ये इन्होंने जब 1958, आप लोग जाके स्टडी कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो, 1958 से 1961 के बीच में इनकी ग्रेट फैमिन आई थी, 3 साल की फैमिन आई थी। इसको इन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम दिए। कभी इसको कहा करते थे ये द 3 years ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, कभी कहते हैं 3 years ऑफ डिफिकल्टी। बट बात यही है कि इसको ये 3 साल बहुत ज्यादा भुखमरी थी, कैनिबलिज्म शुरू हो गया था इनके यहाँ, आदमी आदमी को खा रहा था इनके यहाँ। जो ये अब आप लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि ये लोग कुत्ते खाते हैं और ये लोग जो है छिपकली खाते हैं और ये सब खाते हैं, पहले ये सब्जी खाया करते थे। ये इनका जो ट्रेंड है, ये कल्चरल रेवोल्यूशन जो आया है माओ जेडोंग का, कल्चरल ये जो उसमें शुरू हुआ, ये सब मजबूरी में इन्होंने खाने शुरू किए सांप और कुत्ते और छिपकली। क्यों? क्योंकि कुत्ते सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पब्लिक में, और छिपकली और ये जो है सांप, ये एक ऐसे जानवर थे जो बच गए थे, बाकी तो सब इन्होंने खा लिए। तो यही बच गए थे, सर्वाइव करे, इन्होंने ये सब खाना शुरू किया मजबूरी में, क्योंकि उनके कुछ नहीं था खाने को। और उसका जवाब उनको वहां से ध्यान भटकाने के लिए, देखिए ईयर्स ऑफ द फैमिन देखिए, 1958 से 1961। आपने इंडिया पे अटैक कब किया? ये मनमोहन लाइन का कब किया? 1959। जैसे ही ये फैमिन खत्म हुई, आपका हाहाकार होने लगा, आपने 1962 में आक्रमण कर दिया। देयर इज अ लिंक, वही आज हो रहा है। तो हालांकि मैं भी बाकी लोगों से ये जो है आई एग्री विद दी व्हाटएवर दे आर सेइंग, बट द पॉइंट इज वन कैन नॉट डिसरिगार्ड समबडी लाइक चाइना। इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, आज तक नहीं हुआ है, 1962 के बाद से करीब 60 साल हो गए हैं, अभी तक कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है 58 सालों में। हालांकि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, 500 इंस्टेंसेस हो चुके हैं, दौलत बेग ओल्डी अकेले में 150 हो चुके हैं। सो बट ऐसा कुछ अभी तक एक भी बुलेट नहीं फायर हुआ है, बट आगे नहीं होगा इसमें मैं वाक्या नहीं रखता।
क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये काफ़ी डेस्परेट है आज की डेट में। Now I will come to the next issue, which is the policy manufacturing issue. See, we have very limited scope, unfortunately, in WTO. या तो WTO खुद ही डिसबैंड हो जाए, आप देख रहे हैं WTO DG इज रिजाइनिंग, काफी सारी चीजें वहां भी हो रही हैं। या तो WTO खुद ही डिसबैंड हो जाए या डिसफंक्शनल हो जाए, जैसे लीग ऑफ नेशंस हो गया था। वर्तमान परिवेश में जब आपके पास MFN वगैरह वाली चीजें हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन वगैरह, आप केवल इतना ही कर सकते हो कि MFN रिवोक कर दो। वो भी बहुत आसान नहीं है साहब, वो भी बहुत आसान नहीं है। तो आप जो है चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करें, गवर्नमेंट लेवल पे अपील करें, ये तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि पवन जी ने भी बोला। ये सिटीजन को ही देखना है, क्या हम थोड़ा सा महंगा सामान या थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का सामान खरीदने को तैयार हैं एट द रिस्क ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, क्योंकि हर मोबाइल फोन चाइना में ही बन रहा है, उसके कंपोनेंट्स चाइना में ही बन रहे हैं, हर कंप्यूटर के पार्ट्स चाइना में ही बन रहे हैं, ये समस्या आएगी। मेडिकल इक्विपमेंट बहुत सारा है जो वहीं बन रहा है, पर क्या यहाँ नहीं बन सकता? बन सकता है, पर महंगा बनेगा, क्वालिटी थोड़ी सी हल्की रहेगी। ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना है, क्या हम ये कर सकते हैं। जो ये बात अक्षय जी ने कही है और मैं उसी को देख रहा हूँ, सिटीजन हमेशा चाहता है उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, कंज्यूमर हमेशा चाहता है उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, चीपेस्ट रेट पे मिले। नाउ आप क्या रिलैक्सेशन MNCs को देना चाहते हैं? MNCs कौन है? MNCs भी तो या तो चाइनीज हैं या अमेरिकन है, ये भी तो देखिए। MNC कौन है? हिंदुस्तान लीवर MNC है, राइट? Amazon MNC है। इस तरह की समस्याएं हैं। तो क्या वो आप रिलैक्सेशन दे के क्या आप अमेरिका के साथ समझौता कर लेंगे? ये थोड़ी सी चीजें हैं। यू शुड नॉट बी अलाइनिंग टू क्लोजली विद वन ब्लॉक। आज की डेट में ये दोनों मेजर कंट्रीज हैं, आप इनके साथ अलाइन कर लेंगे तो समस्या हो जाएगी। देखिए, जब हमारी विश्व में साख इसीलिए है क्योंकि हम NAM के प्रणेता हैं, हम नॉन अलाइन मूवमेंट के प्रणेता हैं, इसीलिए हमारी विश्व में साख है। हम हमेशा नॉन अलाइन रहे हैं। हमको जो है किसी एक ब्लॉक के साथ, हमको दोस्ती सबसे रखनी चाहिए, बट किसी एक ब्लॉक के साथ, किसी एक देश के साथ हमको बहुत ज्यादा निकटता नहीं बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये जो कंप्लायंस वाला इशू आपने बोला है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हाँ थोड़ी सी छूट जरूर दी जानी चाहिए। पेटेंट लॉ में भी अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो जरूर करनी चाहिए। एज एन IPR टीचर आई एम सेइंग, पेटेंट लॉ में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जरूर करिए, ढिलाई दीजिए। जो आपको उस टाइम करने की अनुमति थी, प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, प्रोसेस लाइसेंसिंग, ये तो आप अभी नहीं कर पाएंगे, बट जितना आप ट्रिप्स के मैंडेट में रहकर कर सकते हैं, ढिलाई देना है दे सकते हैं। काफी सारी आजकल उसमें चर्चाएं चल रही हैं, करिए। कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिजॉर्ट करिए, मैं तो कहता हूँ। अब आजकल आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं करते हैं, केवल फार्मा में करते हैं। नेटको बेयर वाला जो केस था उसमें आपने की है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, सार्स वैक्सीन के केस में की है, कैंसर ड्रग के केस में की है, अदरवाइज आप नहीं करते हैं। थोड़ी सी आप और कंपल्सरी लाइसेंसिंग शुरू कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा एज एन IPR टीचर मैं कहना चाहूंगा। बट आई थिंक ये जो एक और पॉइंट में लास्ट में सम करना चाहूंगा कि हमें इंटरनेशनल लॉ से फ्रैंकली स्पीकिंग तैयारी रखनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सो इट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू सॉल्व ऑन आवर ओन, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ हमारी सारी ऑडियंस को हमारा जो आज का टॉपिक था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैं भी, जैसा कि सर ने कहा, लास्ट सब टॉपिक था, मैं सर ने ड्यूटीज की बात की तो प्रीएम्बल में तो लाइन पढ़ना चाहता था प्रीएम्बल की। जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, democratic and so forth, आगे और लाइन है। एंड की जो लाइन है वो है, डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। now this is logic, we don't need law for this। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इंसेप्शन में नहीं थी। जो चीज आपने खुद को दी है, यदि सोवरेनिटी आपने खुद को दी है, उसकी प्रोटेक्शन भी आप ही करोगे, उसके लिए आपको कोई बाहर से नहीं आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 76 में हमें ड्यूटी लानी पड़ी, शायद हम लोग नहीं समझ पाए थे अपनी ड्यूटी। तो आपकी ड्यूटी आज भी है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया, डिप्लोमेटिक लेवल पे गवर्नमेंट अपना काम करेगी। अपने लेवल पे आप देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप चाइनीज प्रोडक्ट को से नो टू चाइनीज प्रोडक्ट कह सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी तो जब हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया था तभी भी बहुत लोगों को लगता था नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं क्या होता है और गवर्नमेंट क्या लगती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हमारा पैनल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रिसर्च करके हमारे तीनों ही पैनलिस्ट आए थे।
और मैं तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस शो में पार्टिसिपेट किया और अपना इतना कीमती समय निकाला। और अपने दर्शकों से मैं कहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और अन्य टॉपिक पे कोई नया डिस्कशन लेके आए ऐसे पैनलिस्ट के साथ, आप हमें लिख के बता सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, विद दीपक जोशी से मैं अवेलेबल हूँ सब जगह में। और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी मिले ताकि इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक जी, थैंक यू जतिन एंड थैंक यू पवन. It is a wonderful program and I thoroughly enjoyed interacting with all of you. Thank you very much. Thank you. Same here, sir.